वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक स्वागत है। आज डे वन, आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें दो चीज़ें मैं कवर अप करूंगा और ये लेवल वन के हिसाब से कवर अप करूंगा। जो रियल हमारा लाइव नेटवर्क है टेली कम्युनिकेशन या आईटी कम्युनिकेशन का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं उसको शुरू करूं, एक दो चार टर्म्स होते हैं जो हम लोग फील्ड में क्या सोचते हैं। अगर हम बुक्स में करें, एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से करें, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो उसके बड़ा प्रॉपर और स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो वही चीज़ हमारी अलग हो जाती है, सोच अलग हो जाती है। होती वही चीज़ है लेकिन उसको फील्ड के नज़रिए से हम उसको देखते हैं। जब हम उसको फील्ड के नज़रिए में जब काम करें उसके हिसाब से देखते हैं तो हम चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है जब दोनों का। इसीलिए बोला जाता है कि जो इंडस्ट्रियल एकेडमी के बीच में जो गैप है उसको दूर करने के लिए ही इस तरह की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का कंपल्सरी करने का प्रावधान किया गया और आपके लास्ट एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको आगे बढ़ाऊं, एक पहले लाइव टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में मैं बात करूं, तो उससे पहले दो चार टर्म्स होते हैं, मैं उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चलो इंटरेक्ट के माध्यम से इस चीज का हमें जवाब दे पाए। तो सबसे पहले कोई भी अनम्यूट हो सकता है, मैं से पूछूंगा। अब इसमें से मैं एक कुछ टर्म्स, जर्नी डिवाइसों की जो शुरू हुई हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो ये अभी मैं इस पे फोकस करूंगा। स्क्रीन पे आपको दिख। सबसे पहले मैं बिफोर लाइव नेटवर्क के बारे में स्टार्ट करूं, अभी आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। पहले तो कंफर्म करिए कि स्क्रीन आपको मेरी दिखाई दे रही है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस, ओके, ठीक है, अनुपम है, थैंक यू। आ, मैं इस पे कुछ टर्म्स लिखे हैं। इसमें से कोई ऐसा टर्म्स नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, ना ही उसके बारे में बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन अब सोचने का जो लेवल है, आपका जो लेवल है एज ए प्रोफेसर, एज ए एकेडमी के हिसाब से सोचते हैं। जब हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमारी क्या सोच है, हम दोनों में क्या डिफरेंस है, वो हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहला जो टर्म्स लिखा है टेलीकॉम, और दूसरा सबसे पहला जो टर्म्स लिखा है इसमें टेलीकॉम और आईटी कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम आप लोगों से ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द हैं इसको आप क्या समझते हैं। अगर मैं, और बहुत ही नीचे जाकर हमें समझने की कोशिश करनी है, तो अभी कोई एक मन म्यूट हो जाए। मैं सबसे पहले किसी एक को पूछता हूँ। अनुपम मैडम, आप अनम्यूट हो जाइए, आपका साउंड चेक कर लेते हैं। आप अनम्यूट हो सकते हैं अनुपम मैडम? देखिए, मैं सभी से पूछूंगा तभी बात बन पाएगी। निपुण सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस। अनुपम मैडम अनम्यूट हो जाइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट प्लीज। ओके। हाँ जी सर। ये सवाल सभी से है, मैंने अनम्यूट इसलिए किया कि ताकि ये जो क्वेश्चन है सभी को समझ आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, क्या काम किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर बेसिकली टेलीकॉम डिपार्टमेंट लाइक एमटीएनएल और बीएसएनएल, तो वो वेरियस टेलीकॉम सर्वर्स वगैरह होते हैं, तो उससे मतलब मुझे जितना पता है, अच्छा, जैसे मैं मोबाइल थोड़ा मैं कनेक्टिविटी थोड़ा होती इंटरप्ट है। करूंगा, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। देखिए, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम्म। मुझे क्या आता है, आपको क्या आता है। ठीक है, वो हमारा अपना अच्छा। पर्सनल हो सकता है। मैं एक जनरल हम्म। सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि ये किसान है, किसान क्या हम्म। करता है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? फार्मिंग। फार्मिंग, खेती बाड़ी करता है, कोई फसल उगाता है। बहुत क्लियर है ना? यस। अब क्या फसल उगाता है, हम्म। कैसे उगाता है, ये उसका अपना स्किल है। ठीक है, ये उसकी अपनी नॉलेज है। जैसे आप क्या है, मुझे जैसे बताया गया कि ये 19 लोग हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल कॉलेज के लोग हैं, और
इनको ट्रेनिंग देना, तो मेरे माइंड में देख की चीज आया कि ये इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। आप कोई कंप्यूटर साइंस का हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का हो सकता है, कोई किसी भी ब्रांच का हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक इज द वेरी क्लियर कि आप सभी लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है, खुद भी स्टडी करते हैं और स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो उसी तरह से अगर मेरा सवाल, ये जो सवाल है इनका आंसर ऐसे पकड़ने हैं, क्योंकि मैं फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। अगर कोई कहे So टेलीकॉम, telecom basically divides into two part, tele or communication. Tele means मतलब distance communication. वेरी So गुड, distance कम्युनिकेशन में आपके जो जैसे मोबाइल फोन में बीटीएस वगैरह ये बहुत वो आगे होते हैं, चले। तो दैट। तो अभी अभी अच्छा। बस सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल वर्ड में, टेलीकॉम में एक दूसरे को नंबर डायल करते और बात करते हैं, यस सर। में तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब उसके लिए कैसे किया जाता है, क्या इंजीनियरिंग लगाई जाती है, वो दूसरी चीज होगी। सीधी बात है, अगर मैं कहता हूं कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि वो बंदे हैं जो एक दूसरे को नंबर डायल करा के बात कराते हैं। फिर मैं, आप अगला सवाल है आईटी में क्या काम होता होगा, आईटी कम्युनिकेशन किस पर्पज के लिए। सर आईटी बेसिकली नेटवर्किंग जो होता है, स्विचेस, राउटर्स, आईपीस, आई थिंक दैट पार्ट इज टैकल्ड बाय आईटी सेक्टर। ठीक है, आईटी में आप बता रहे हो क्या होता है, ओके। ठीक है, आपने क्या बताया, आईटी में ये सब चीजें होती है, मैं मान दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टेलीकॉम में क्या क्या हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, स्पीचेस रूम होता है, मैं उसके भी बारे में बात करूंगा, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन टेलीकॉम का एक्चुअल काम क्या था, दो लोगों को आपस में बात कराना, ठीक है। ठीक है उसी तरह से जो आईटी का उद्देश्य क्या है, आईटी कम्युनिकेशन कह लीजिए, आईटी उसका क्या उद्देश्य है? आपने सर, बिल्कुल सही जैसे बोला कि आईटी जनरल स्पीच होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ so जी, they are gathering information and processing, मतलब I am not from IT department, but as per my knowledge, मैम आप कौन से maybe डिपार्टमेंट से हो। सर मेरा बेसिकली ईसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए मैंने, और अच्छा बिल्कुल मुझे नहीं पता, अनजाने में मैंने पकड़ा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से ही पूछूं पहले, सो तो ठीक है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो टेलीकम्युनिकेशन पार्ट इज वेरी क्लियर, बट आईटी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो फॉर माय पर्सपेक्टिव दे आर गैदरिंग information and some kind of processing they will be doing. ओके, मैम एक चीज और बताता हूँ आपको। आज आप, हम हो चाहे आप हो, अभी हम क्या आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन नहीं है। पहले कंफर्म करिए, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो नंबर डायल नहीं किया, लेकिन मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप मेरी पिक्चर भी देख रही हैं, मेरी वीडियो भी देख रही हैं, मेरे साउंड को भी सुन रही हैं, इज कम्युनिकेशन यस या नो। यस सर। सबसे पहले तो अब देखिए क्या हुआ, जब मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया था अपना, जब मेरी पहली बार पोस्टिंग करी गई और ये मेरी पोस्टिंग, मैंने 99 से मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए जब बीएसएनएल नहीं बना था तब से मैं काम कर रहा हूँ, 24-25 साल हो गए मुझे काम करते हुए। सन 2003 में मुझसे सबसे पहले ये काम कहा गया कि बागपत जिले के जितने भी एलआईसी ऑफिस हैं उन सभी को आपस में ऑनलाइन शब्द, और ये हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने पहली बार एक शब्द यूज किया था, ऑनलाइन वर्ड। आज के लिए कॉमन सी बात है, तो हम हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक्स का था, क्योंकि बीएसएनएल के अंदर कंप्यूटर साइंस की भर्ती ही नहीं थी, जितने भी थे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। तो मुझे सबसे पहले 5 इंजीनियर को सिलेक्ट किया गया, और सारे ऐसे थे, सब इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, कंप्यूटर कोई नहीं था, और आपसे बोला गया कि आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अब मैंने अपने इंजीनियरिंग कर रहा था, जब हम पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलग है, आईटी ब्रांच अलग है, कम्युनिकेशन ब्रांच अलग है। लेकिन जब फील्ड में काम करना शुरू किया तो सबसे पहला भ्रम तो ही शुरू हो गया कि टेली कम्युनिकेशन का नया नाम ही आईटी कम्युनिकेशन है। टेली कम्युनिकेशन एक ट्रेडिशनल चीज थी जो ओवर हो चुकी है। अभी आप जो हम लोग बात करें ये भी कम्युनिकेशन है, इसमें आप, लेकिन इसका फॉर्म चेंज होगा। एक नए तरह के कम्युनिकेशन को चलाने के लिए मुझे अब 3 चीजों की जरूरत है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। टेली कम्युनिकेशन का, टेलीफोन लाइन का नया नाम है डेटा नेटवर्क, डेटा लाइन या न्यू ट्रांसमिशन लाइन, ये नाम है, फील्ड में ये है, कोई चीज बदली नहीं है। दिसंबर 2025 के बाद, मैं एक टाइम बता रहा हूं आपको, आप रिसर्च करिएगा, दिसंबर 2025 के पास मैं इस काम पे लगा हूं कि दिसंबर 2025 के बाद की जो पीढ़ियां आएंगी वो टेलीफोन नंबर कैसे डायल किया जाता है उनको मालूम ही नहीं होगा। अभी हम आप उस पीढ़ी में हैं, हमें ये मालूम है कि टेलीफोन नंबर डायल करना किसको कहते हैं, लेकिन दिसंबर 2025 के बाद एक पूरी तैयारी चल रही है कि सब कुछ हमारा एक नए कम्युनिकेशन में माइग्रेट हो रहे हैं, जिसे हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हो या आईटी कम्युनिकेशन कह सकते हो। तो द न्यू, इसका सिंपल वर्ड है, टेली कम्युनिकेशन का जो नया नाम है आईटी कम्युनिकेशन है।
अब आईटी को चलाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में कितना अपग्रेड करेंगे, वो फ्यूचर की बात है, वो सब चल रहा है। लेकिन एक एज ए, मैं यहाँ बीएसएनएल कह दो, एज ए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कह लो, मेरे लिए तो सीधी सी बात है कि टेलीकम्युनिकेशन का पूरा कन्वर्ट हो चुका आईटी कम्युनिकेशन में। और इस चलाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर कहीं से खरीद लो, हार्डवेयर में आपने भी एक नाम बताया, राउटर स्विचेज, जो भी मैं पूछूंगा उसके बारे में भी, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां टीसीएस हैं, ऐसे ये सॉफ्टवेयर बना रही है, हु इज द परचेजर? सॉफ्टवेयर बना देने से बात नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर का परचेजर भी होना चाहिए। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर का परचेजर, टीसीएस का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर परचेजर कौन है? आप बता सकते हैं कंप्यूटर साइंस के? हु इज द बिगेस्ट परचेजर जो है आपका टीसीएस कंपनी का, कौन है इंडिया के अंदर कंप्यूटर साइंस आईटी? मल्टीनेशनल कंपनी की छोड़ दिए, मैं इंडिया के बारे में पूछ रहा हूँ। तो आप, टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपके यहाँ हो सकता है कैंपस भी लगाते होंगे, लेकिन उसके सबसे बड़ा, उसमें लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को कौन खरीदता है? सिर्फ बना देने से बात नहीं होगा ना, उसका यूजर भी तो होगा। वो यूजर कौन है? कभी आपने सोचा इस बारे में किसी ने? कंप्यूटर साइंस कौन है? निपुण सर, आपका ब्रांच कौन सी है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल? मैम, अनामिका मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाई करिए ना, हम यहाँ पे। यस। तो मैंने अभी कुछ बोला है, मैं पूछ रहा हूँ कि टीसीएस का सबसे बड़ा परचेजर कौन है, कभी जानते हैं? अभी सोचा है? टीसीएस का सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर परचेजर है वो आपका बीएसएनएल और एमटीएनएल ही, जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के बाहर अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। उसके सबसे बड़ा परचेजर हम ही लोग हैं। हम सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, उस सॉफ्टवेयर के हम यूजर हैं, और कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको समय के साथ इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो मैं अभी सिंपल वर्ड बोलना चाहूंगा, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नोन एज द आईटी कम्युनिकेशन। इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे अभी। और दिसंबर 2025 के बाद में नंबर डायलिंग सिस्टम आपका ओवर हो जाएगा। जैसे कि मुझे अभी आपसे बात करना, इंटरेक्ट होना था, तो मैंने आपको सिंपल एक प्लेटफॉर्म दिया लाइव स्ट्रीमिंग का, जूम लिंक दे दिया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन इसका जो नेटवर्क है, लाइन है, सब कुछ, एवरीथिंग इज द टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में और बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने अभी शुरू किया है, सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफर है, ये जर्नी, तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिवाइस के बारे में, ये सारे चीज सफर तय हो चुके हैं। और बहुत अच्छी बात है कि सभी ब्रांचों के लोग हैं, और आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने सफर शुरू किया एक सिंपल डिवाइस से, इंटेलिजेंट डिवाइस में गए, स्मार्ट डिवाइस में गए, एआई में गए, और मेटावर्स में गए, राइट, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा नाम नहीं है जो आप नहीं जानते और ना पढ़ाते होंगे, सब कुछ करते हैं आप। लेकिन अब इसको प्रैक्टिकल की भाषा में, फील्ड की भाषा में अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि क्या चेंजेज हुए, पहले क्या था, अब क्या हुआ, क्या चेंजेज हुए, ये अगर हम जानने की कोशिश करें आप लोगों से, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले इसको मैं एक एग्जाम्पल पूछने की कोशिश करूंगा। कोई और अनम्यूट हो जाए इस बार। अनुराग सर, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। आप इंटरेक्ट होंगे तो मेरी ट्रेनिंग देने का इम्पोर्टेंट भी आपको अच्छा लगेगा। हेलो जी सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, वेरी क्लियर, थैंक यू। यस सर। सर, मेरा सिंपल सवाल है, सवाल सभी से, आपको इंटरेक्ट इस कह रहा हूँ कि सही तरीके से हम इसका आंसर जान जाएं, समझ जाएं, ठीक है ना? तो मेरा जस्ट वन जी वो एक मिनट सर, अगेन अनम्यूट सर। जी सर सर। मैं सवाल मेरा ये था, फैन, पंखा, पंखा तो बहुत अच्छे से आप सभी लोग यूज करते होंगे, और दिल्ली में तो नो डाउट एवरीबॉडी वेरी वेल नोन कि व्हाट इज द फैन, ठीक है। जी सर। फिर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक पंखा खरीदना है, आप दुकान पे जी गए और दुकानदार से बोला कि मुझे एक अच्छा सा फैन दिखाओ। दुकान ने कहा सर कि सर आपका स्वागत है, अनुराग सर आपका स्वागत है, मेरे पास कई तरह के फैन है। एज ए इंडियन 2 चीज पूछता है, पहले एक ही चीज पूछता था कि कौन से बजट का चाहिए, वो आज भी है, हमेशा रहेगा। अब जी सर। बजट के साथ साथ एक चीज और पूछने लगा है कि आपको कौन सा पंखा दिखाऊं, और आपसे पूछा कि मैं आपको नॉर्मल फैन दिखाऊं, इंटेलिजेंट फैन दिखाऊं, या स्मार्ट फैन दिखाऊं, या बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल अभी एक एआई बेस्ड फैन आया है। आप अच्छा पंखा सर। खरीदने गए, उसने चारों फैन बता दिया कि आपको कौन सा पंखा दिखाऊं, नॉर्मल फैन दिखाऊं, इंटेलिजेंट फैन ओके सर। दिखाऊं, स्मार्ट फैन दिखाऊं,
AI बेस पे लिखा हूं, ठीक है। अब आपके जी पास, सर। अब मेरा सवाल ये है कि अब आप अपने माइंड में सोच के बताइए कि नॉर्मल फैन कौन सा होगा, कैसे पहचानेंगे ये पंखा नॉर्मल है, दिस फैन इज अ नॉर्मल। सर मतलब मतलब सिर्फ देख के बताना है कि नॉर्मल है प्रैक्टिकली कि नहीं है? देख के बता सकते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कि आपके माइंड में सर क्या आएगा? नॉर्मल फैन का मतलब ये होगा सर कि बेसिकली एसी वोल्टेज पे वर्क कर रहा होगा, उसके एक उसके पास स्पीड रेगुलेटर सर होगा उसमें, पंखे जो पंखे मैनुअली सारे जिसको हम। AC DC पे ही मारेंगे, ठीक है, हाँ मान, ठीक है, हाँ इसमें ठीक कोई है इशू सर। नहीं है। दूसरा उसके अंदर सर जो बेसिक फंक्शन होगा, जैसे उसकी स्पीड आरपीएम हम उसके सर कंट्रोल कर सकते हैं। आरपीएम कंट्रोल अगर हम उसके मैनुअली करेंगे तो ऑर्डिनरी डिवाइस हो गया सर। वही जैसे यही स्पीड काम अब रेगुलेटर है, आप, ऑन ऑफ करना है, बिल्कुल सर, तो उसको बिल्कुल, हम जस्ट मैनुअली जस्ट कर पाएंगे सर। सर, बिल्कुल सिंपल। मैं देखो, आप क्या है, फैकल्टी हैं, आप जी समझिए, सर। मैं कोई फैकल्टी नहीं हूँ, जी लेकिन मैं सर। भी वही उम्मीद करता हूँ, जैसे मैं आपको बताना चाहिए, आप उस एक्यूरेट पॉइंट को पकड़िए। आपने आंसर दे दिया। जी सर। मैं जी सर। यहाँ पे ALTTC गाजियाबाद में ऑप्टिकल फाइबर वेरी वेल, आज के मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सभी को ऑप्टिकल फाइबर के बहुत अच्छी जानकारी हो गई होगी, जो पढ़ा रहे हैं उनको ज्यादा होगी, बाकी लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। जी इसी सर। बिल्डिंग के अंदर बहुत हर तरह के, हर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने। तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताओ, ठीक है। अब मैंने सवाल पूछा, तो जब टेस्ट होता है तो उन्होंने फिर आंसर क्या देते हैं, सर ये सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इसका मेंटेनेंस आसान है, 4 पॉइंट ये लिख दिया। 5वां पॉइंट लिखा, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। ओके सर। एक्चुअली आंसर तो एक ही था, सर लॉन्ग। ये फिफ्थ वाला पहले आना चाहिए था। हाँ, पहले नहीं, पहले भी आप पहले बोल सकते हैं, बाकी जो 4 में आप गलत नहीं कह सकते, बट वो क्या जी है, जी उनके सर। फीचर हो सकते हैं, उनके हम्म, क्वालिटी हो सकती है। उसी तरह से हम्म, आप सारी चीजें बता रहे हैं, बहुत ओके, कोई चीज कमी नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज आपने बिल्कुल सही पकड़ी कि एवरीथिंग इज द मैनुअल। जो जी भी सर। पंखा है, हर चीज आप उसकी मैनुअली करेंगे, ऑन ऑफ मैनुअली करेंगे, स्पीड बढ़ाना हो मैनुअली करेंगे, रोटेशन करना हो मैनुअली करेंगे, ठीक है, जी एवरीथिंग सर। मैनुअली करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, नॉर्मल फैन यही होगा। आपने बिल्कुल सही, अच्छा होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। जी सर। अब आते हैं, अब इंटेलिजेंट फैन कौन होगा? सर इंटेलिजेंट फैन का मतलब मेरी नॉलेज में बेस्ट एग्जांपल है वो एसी है। मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई फैन अपनी स्पीड को अपने आप रेगुलेट कर पाए, डिपेंडिंग की रूम में जो टेम्परेचर है, ऑल्दो फैन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता, सिर्फ एयर सर्कुलेशन को ही कर सकता है। तो अगर कोई फैन ऑटोमेटिकली सर आप बहुत एयर आगे को सफर तय सर्कुलेट। किया, सर आपने सफर बहुत आगे तय कर लिया। ओके सर। अभी हमें, इसीलिए मैंने ये सारी चीज इसीलिए लिखी है, लेवल 1 में हम इसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टेप को तो पहले पकड़े। नॉलेज में कोई कमी नहीं है। जी अभी आज लड़कों से पूछोगा ना AI के बारे में, वो सारी पूरे लिख लाख के रख देगा, लेकिन उसे जी सर। पुरानी चीज कोई पूछ लो तो 4 शब्द ढूंढना मुश्किल हो जाता है, सर ठीक है। इंटेलिजेंट मुझे ये लगता है सर कि अगर वो अपने आप अपनी स्पीड को मैं एक रेगुलेट कर काम करता पाए हूँ, एक या काम करता ऑन हूँ, ऑफ हो पाए, सर मैं तो एक वो काम करता इंटेलिजेंट हूँ हो ना, रुक जाएगा जाओ सर। सर, रुक जाओ, मेरी बात जी सुनो, सर। काम करो, हम लोग जी देखो, सर। मैं कोई टीचर नहीं, बार बार हमें फील्ड की तरह से बात करनी है। अब मैं एक काम जी करता बिल्कुल हूँ, सर। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, ये आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग होपफुली के एक दूसरे को जानते होंगे, बहुत अच्छा दोस्त भी होंगे आपस में। मैं जी अगर सर। आपसे पूछूं आर यू इंटेलिजेंट, तो आपका क्या आंसर क्या होगा? बचपन का कहने के लिए बचपन जैसा सवाल होगा, बचकाना जैसा, लेकिन आंसर आपका सारा इसी मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? सर दूसरा ही डिसाइड करेगा, मैं कैसे डिसाइड करूँ अपनी इंटेलिजेंस? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अभी तो मैं वही कह रहा हूँ सर, अभी अभी सबसे पहले तो मेरे ऊपर ही डाउट है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं। रिलेटिव टर्म हो गया ना सर, इंटेलिजेंस तो अब रिलेटिव हो गए सर पूरी तरह से। अब कंपेरिजन सर। एक अलग सर चीज है सर। सर इफ आई मे हाँ। इंटरप्ट, यस क्या यस, आप, सर इफ आई मे इंटरप्ट, अगर आप इंटेलिजेंट और स्मार्ट में अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं? यस, मैं अभी अभी मैं स्मार्ट में नहीं आया मैडम, अभी मैं ऑर्डिनरी डिवाइस से सेकंड सफर, ये जो जितनी मैंने चीजें लिखी हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन में या कोई भी इंजीनियरिंग जो डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे ही स्टेप बाय हुआ है, ठीक है। अभी मैं स्मार्ट में आया ही नहीं। नहीं नहीं, अभी मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि हाँ, जैसे आपने कहा अभी ना मैं कि डिफरेंस इंटेलिजेंस अभी की मैं डिफरेंस डेफिनेशन, मैं डिफरेंस अभी नहीं तो पूछ रहा हूँ। अभी मैं ये अच्छा अच्छा, पूछ रहा हूँ कि किसको कहोगे, ओके ठीक है? ओके। आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? आपने इंटरप्ट किया तो पहले आप ही बताइए, आप हैं यस या नो? सर अगर मैं परसीव कर कोई भी चीज, जैसे एक अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फीचर्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी जो मेरी जो वैल्यूज हैं, जैसे कोई एक थ्रेशोल्ड्स हैं, अगर उनमें कोई वेरिएशन हो रहा है,
एम्बिएंट कंडीशन से कोई अगर फेरबदल हो रहा है और मैं उसको परसीव कर पा रही हूँ, इस तरह का कोई सेंसिंग की एबिलिटी है, तो शायद मैं इंटेलिजेंट हूँ। मतलब आप सही गलत में अंतर कर पाना इंटेलिजेंस होगी शायद। देखो यही है, मतलब आप आंसर आपका भी लगभग पकड़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी शायद शब्द आपने यूज किया है, अभी भी श्योर नहीं हो रही है। कोई बात जी नहीं, आप ध्यान से मेरे, और कोई कहना चाहे इसके अलावा? मैं कह रहा हूँ सब लोग बी इंटरेक्टिव, मेरी क्लास बिल्कुल ही अलग होती है, मैं बुक्स के बिल्कुल नहीं पढ़ाता। बुक्स पढ़ाने के लिए आप काफी हैं, गूगल बाबा है, आजकल नए नए एप्लीकेशन आ गए, आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट हो गया सर कि जो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेव कर पाए या अपनी कंडीशन को जो मेजर कर पाए, तो वो इंटेलिजेंट हो गया सर। उस पर भी बात करेंगे सर, आपने अपने बात कह दी है, मैडम ने भी अपनी बात कह दी। इसके अलावा किसी और को कोई कहना हो? निपुण सर गायब हो गए लगता है, आप अभी सोच रहे हैं चल क्या रहा है सर यहाँ? वो ड्राइव कर रहा है सर अभी ना, तो अच्छा, थोड़ी ट्राई। देर में शायद उसका इंटरनेट कनेक्शन उसका नहीं, प्रॉपर नहीं होगा बाकी कोई सर। भी इंटरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपकी मुझे ये क्योंकि ऑफलाइन में अगर देना है सर्टिफिकेट, तो थोड़ा सा सारी इंटरेक्ट रखनी पड़ेगी सभी को, ठीक है ना? इट्स ओके। मैं सिंपल शब्दों में बोलूंगा, और होपफुली कि इसके बाद आपको शायद ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। जो फील्ड के हिसाब से, जो हम लोग फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, यस या नो। ठीक है, देखिए दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी, ये मैं तब समझ पाया जब मैंने यहाँ पे एक डिवाइस हम बना रहे थे, तो उसमें बार बार आता था कि इंटेलिजेंट डिवाइस, ये तो मैं सोच रहा था कि क्यों इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि मैं भी तो आप ही की लाइन से गुजर के आया हूँ, फिर वह कि आप फैकल्टी लाइन में चले गए, मैं अपने इंजीनियरिंग लाइन में चला गया। ठीक है, तो मुझे फिर एनालिसिस करने के बाद जो मुझे रियलाइज हुआ, और जो मैंने किया, और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर भी ढूंढा, तो बिल्कुल वही सब मिला IEEE के बुक्स में, जिसे आज हम लोग पढ़ते नहीं है। उसमें ये लिखा था कि दुनिया की हर चीज इंटेलिजेंट होगी, चाहे भगवान ने बनाया हो, चाहे इंसान ने बनाया हो। ठीक है, अगर उसमें दो चीजें होंगी, फर्स्ट इज दैट इज सेंस, सेकेंड इज दैट मेमोरी। अगर दो चीजें हैं तो दुनिया की हर चीज, तो हर इंसान, मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी बात को आप सेंस कर सकते हो, मेरी बात को आप याद कर सकते हो। यू ऑल आर इंटेलिजेंट, इट इज द गॉड गिफ्टेड। ये गॉड गिफ्ट होगा कि आपकी सेंस ज्यादा हो तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, किसी की दोनों ज्यादा तो ओवर इंटेलिजेंट हो गए, अगर एक भी चीज कम हो तो हम लोग मजाक में भी कहते हैं ना, नॉनसेंस ऑफ माइंड। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसी तरह से हमारे ये आपके फैन के बारे में अगर बात करूं, जो पंखा इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो जैसे अभी सर ने बताया था कि उसमें हर चीज मैन्युअली होती है, अगर उसी फैन के अंदर एक सेंसर चिप और मेमोरी कार्ड लगा दिया जाए, तो वही जो चीज ऑपरेशन होने वाली थी पंखे की, वो सब रिमोट कंट्रोल से करने लगोगे। दैट इज द इंटेलिजेंट। एवरीथिंग कंट्रोल, घर के आगे आप AC है, वो आप सब रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज इंटेलिजेंट। पहले हमारा टेलीविजन होता था, चैनल बदलते थे, मैनुअली चेंज करते थे, ठीक है, उसको हम इंटेलिजेंट नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे ही उसको हम रिमोट से करने लगे तो इंटेलिजेंट टेलीविजन बोलने लगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंटेलिजेंट। कोई भी चीज, इट इज अ प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रैक्टिकल में ही दिखा जाता। आप हब और स्विच के बारे में बात कर लें, स्विच क्या होता है, उसके अंदर सेंस और मेमोरी दोनों ही इफेक्टिव होते हैं। हब में क्या होता है, सेंस सेपरेट इफेक्ट करता है और मेमोरी दोनों एक साथ नहीं करते, इसलिए आपको नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस बोल देते हैं। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस, वो भी हम प्रैक्टिकली तौर पे आपको दिखाएंगे, जितने भी यहाँ एक्सपीरियंस सब प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो यू आर ऑल इंटेलिजेंट, मैम आप शायद नहीं है, आप भी इंटेलिजेंट है, हम सब इंटेलिजेंट। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सेंस कर रहे हो, याद भी कर सकते हैं। जी ठीक है, अब ये गॉड गिफ्टेड होगा कि आपका सेंसर ज्यादा है, मेमोरी ज्यादा है, सेंस ऑफ, बोलते हैं सेंस ऑफ। कोई चीज किसी ने अपने आप नहीं बनाई, जो हम लोग अपने लाइफ में चलते हैं वही चीज हम लोगों ने किताबों में, और एज ए प्रोफेसर मैंने एक किताब लिख रहा हूँ, उसमें बड़ा, जब मैं लिखता हूँ ना, तब मेरी सोच अलग होती है कि किताब में कोई चीज बड़े प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, लेकिन जब हम बात करते हैं तो उसको बिल्कुल वैसे ही लाइट होता है जैसे कि अभी मैंने बोला। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इंटेलिजेंट डिवाइस भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब सर अनुराग सर, आप क्वेश्चन आगे एक बार और बढ़ाते हैं, आप ही से आज का पूरा सेशन ओवर करेंगे। यहाँ जी सर। अब स्मार्ट क्या होगा, आप इंटेलिजेंट हो गए, आर यू स्मार्ट? अच्छा सर, तो सर आप ही की लाइंस पे आगे बढ़ते हुए मुझे हाँ लगता है बिल्कुल। कि अगर इंटेलिजेंट इज a sensor plus a memory, then a smart device will be both of these things plus connectivity with other devices. That I what I टेक्निकली think. योर आंसर इज वेरी करेक्ट। ठीक है, उसको हम्म, हम बात करेंगे, हम्म। आपने आंसर बिल्कुल टेक्निकली 100% करेक्ट है, नो डाउट। लेकिन अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू स्मार्ट, ये कैसे डिफाइन करोगे?
आप टेक्निकली करेक्ट हो, नो डाउट, इसमें कोई जी भी सर, जी मैं सर, जी बोलूंगा वो बात बिल्कुल मैच करेगी जो भी आपने बताया। लेकिन उसके जी पहले सर। मैं अगर मैं कहूँ कि मैं स्मार्ट हूँ, ये बात कैसे, इंटेलिजेंट हो गए, मैं अपने आप हाँ को सर, अब सर अब इंटेलिजेंट है तो अब स्मार्ट भी हो गए सर, क्योंकि कनेक्टिविटी तो एक दूसरे से कर ही रहे ना सर। तो उस हिसाब से भी सर स्मार्ट भी हो ही गए सर फिर तो। आपकी ये बात मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला, इंटेलिजेंट हो गया, इसमें कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड किया गया, ठीक सर है। जो दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाए सर, हाँ और उस हिसाब से फिर फंक्शन परफॉर्म कर पाए, सो दैट विल बी स्मार्ट डिवाइसेस। सर, मैं अभी डिवाइस की बात ही नहीं कर, पहले जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे मेरे बारे में बात पहले आप करें, हाँ डिवाइस की तो सर। आपने बता दी, नो डाउट, वही हाँ सर, तो डिवाइस में अब इसी चीज को जरा अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए ना सर कि तो हमारे जैसे इंटेलिजेंट, सर इंटेलिजेंट तक तो आपने बना दिया था, तो स्मार्ट के लिए सर एक तीसरा हो गया कि कनेक्टिविटी। तो सर कनेक्टिविटी के लिए हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते ही हैं, दूसरे इंसानों से इंटरेक्ट करते हैं, और उन इंटरेक्शन के बेस पर हम हमारी डिसीजन मेकिंग रिवॉल्व होती है उसके अराउंड। सो वी आर स्मार्ट एज वेल। चलो सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने भी की है, हम भी किया हमने भी, तो आपको याद होगा कि थोड़ा सा पीछे, क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस है, तो 1994 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बड़ा कठिन काम था, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। उस समय इंजीनियरिंग सर बनने के अब 99, सर सर मैं हाँ हाँ सर हाँ, मैं 90 बॉर्न हूँ सर मैं। आप 90 बॉर्न हो, मैं 1994 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, आप सही बोल सोचिए, रहा हूँ। ठीक है ना। नहीं नहीं, मैं मान जी सर, सकता हूँ आप में हो सकते हैं, जी नो सर, डाउट। जब मेरे नौकरी मेरी 24-25 साल की होने जा रही है, ठीक है, जी सर, जी सर। देखने से तो लगता नहीं, वो अलग मैटर है, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ और खेल खिलाड़ी आदमी हूँ, ठीक है, यूपी की तरफ से खेलता भी हूँ, तो वो सब फिटनेस का असर होता है वो आपके इस पे, इसमें कोई डाउट, जी सर, ठीक है। वो जी उसकी सर। वजह से शायद मैं 40-45 साल या 50 साल का लगता हूँ, ठीक है। अभी आपको बता रहा था कि 1994 में एडमिशन लेना बड़ा कठिन था, और पूरे यूपी में, पहले आपको याद है उस टाइम पे क्या होता था कि आईआईटी अपना अलग एग्जाम कराता था, आईएसएम धनबाद अलग, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की अपना अलग एग्जाम कराती थी, ठीक जी है, जी मैदान सर, अपना जी अलग कराती थी, ये मेरे अपने जमाने का वो था। तो उस समय बड़े मुश्किल से पूरे यूपी में ना 2200-2300 ही सिलेक्शन होते थे। तो जब मैं बनारस शहर का हूँ, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बड़ा तो हलचल मच गई कि भैया ये तो पता नहीं इंजीनियर, क्योंकि उस समय एक चीज और बता देता हूँ, उस समय अगर बच्चों से पूछा जाता था कि आप बड़े हो, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से टॉपर भी रहा हूँ इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो ओके मुझसे सर। पूछा गया कि भाई, जैसे मैं तो वही, बाकी सबकी विचारधारा उसमें कैसी होती थी कि भाई तुम बड़े होके क्या बनोगे, आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हो, तो हमें से कोई ये नहीं कहता था कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, हमें तो ये कहता था सर हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, ये इतनी वैल्यू होता थी उस टाइम पे। तो हमने भी सिलेक्शन हुआ, और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की अलग से एग्जाम कराती थी, 90 सीट का उन्होंने एग्जाम कराया, सिलेक्शन हुआ, और हम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में काउंसलिंग के लिए गए, वहां पे एडमिशन के लिए। तो चूंकि अलग अलग एग्जाम होते थे, कॉलेजों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे आएंगे, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की क्या करती थी कि सभी लोगों को एक रूम में ही, उनके 90 सीट का सेपरेट एग्जाम होता था, एक ही रूम में बैठा दिया। ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, इसी में इस सवाल का जवाब है। क्लासरूम में हम बैठे हुए थे, करीब 40 बच्चे आ गए थे, तो मेरी थोड़ी आदत है कि मैं क्लास के पिछली सीट पे बैठता हूँ। तो जब मैं क्लास की पिछली सीट पे बैठा हुआ था, तो जब तक फैकल्टी नहीं आई, आप भी, आपके साथ भी हुआ होगा और आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, उस चीज को याद करके। आप इस बात में लकी हैं कि आपके सामने स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे को देखने को कम मिलता है। तो जब मैं क्लास में पीछे बैठा हुआ था, तो जब तक कोई फैकल्टी नहीं आई, तो मैंने क्लास में एक चीज ऑब्जर्व की, मेरे पड़ोस में एक, क्योंकि हम सब ने एक कठिन परीक्षा पास किया था, तो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, कोई कहीं से आया था, कोई नॉर्थ से था, कोई साउथ से था। मेरे बगल में बैठे थे आंध्रा के मिस्टर डी सतीश बाबू, ठीक है, उनको हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती थी, थोड़ी बहुत समझ लेते थे बट बहुत अच्छी नहीं आती, तो मेरे बगल बैठे थे, और मैं भी पीछे बैठा हुआ था। तो मैं उनसे पूछा कि भाई वेयर कम विच प्लेस, क्वेश्चन जो चार मैं पूछता था, वो जवाब नहीं देते थे, बोलते ही नहीं थे। तो मेरे अंदर एक बड़ी आवाज आती थी, बड़ा घोंचू है यार, बात ही नहीं कर रहा। उसी क्लासरूम में एक बच्चा ऐसा था जो हर सीट पे जाके बात करने की कोशिश करता था, कभी किसी सीट पे जाए, कभी किसी सीट पे जाए, उसके लिए मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आंसर इज हियर, एक इंसान जिसने ज्यादा बात किया उसको आपने कहा ओवर स्मार्ट, और जिसने बात नहीं किया उसको आपने डफर बोला, घोंचू बोला, जो भी आपकी लैंग्वेज लगती है आपने बोल दिया। तो अगर इसमें स्मार्ट डिवाइस का मतलब है इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन की व्यवस्था कर दी जाए, दैट विल बी स्मार्ट। स्मार्ट वेरी सिंपल, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। जितने भी डिवाइस है, 5G में क्या होने वाला है, जो भी डिवाइसें हैं
4G में भी इंटरनेट इतना सफिशिएंट है कि आपको जरूरत ही नहीं 5G की। लेकिन 5G में एक कॉन्सेप्ट किया गया कि हर एक डिवाइस को, एक एक डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन कराया जाए। ये सब स्मार्ट डिवाइस कहलाएंगी। IoT इज स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट सिटी, अगर मैं कहूँ मेरा रूम स्मार्ट बिल्डिंग है या स्मार्ट रूम है, तो या आप कहेंगे मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब है कि आपके क्लासरूम में जो भी डिवाइसें लगी हैं वो सारे के सारे इंटरनेट से जुड़ सकती हैं, चाहे ट्यूबलाइट हो, दरवाजे हो। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, कनेक्टिविटी वाला। तो हम सबको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट से बचना है, डफर से भी बचना है। सर आप मेरी पॉइंट समझ गए, यस या नो? हम लोग फील्ड में इस तरह से सोचते हैं। अनुराग सर कहाँ गए? जी सर, जी सर, यहीं पर सर। इसमें कोई बिल्कुल सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। आप क्लियर? आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, पुराना है लेकिन देखा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, आपको थोड़ा उसमें वो हो जाएगा, थोड़ा सा एक आइडिया जो 5G के मैंने पॉइंट लिया उसके ऊपर भी फोकस हो जाएंगे। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी, in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। इट्स ओके। हो सकता है कि ये वीडियो आपने पहले भी देखा हो, लेकिन अब चूंकि अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो इस हिसाब से थोड़ा आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। और अब जो समय है 5G बेसिकली उसमें स्पीड से कहीं ज्यादा इस बात पे फोकस है कि हम हर एक डिवाइस को आपस में कैसे जोड़ेंगे और कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है।
तो ये भी हम डिस्कस करेंगे समय मिलेगा तो अभी यहाँ तक का हम लोगों ने सफर समझ लिया, ऑलरेडी आ चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट लेवल आता है एआई। ठीक है, ये भी आप पढ़ा रहे होंगे नो डाउट बच्चों को, जिसमें तो कोई शक है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें स्मार्ट फैन भी समझ में आ गया, नॉर्मल फैन मैनुअली, ऑर्डिनरी या नॉर्मल फैन मैनुअली हो गया, इंटेलिजेंट फैन रिमोट कंट्रोल बेस्ड फैन हो गया, तो स्मार्ट फैन वही पंखा वही फैन आप इंटरनेट से जोड़कर दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हो। यहां तक नो डाउट होपफुली कि सभी को ओके हो गया एज ए पॉइंट व्यू ऑफ द फील्ड मैनर। हम लोग फील्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप बात कर रहा हूं मैं एआई फैन। अब एक लेटेस्ट मॉडल का पंखा आया है एआई फैन। तो अनुराग सर अगेन अब लास्ट क्वेश्चन है फॉर आपके लिए, एआई फैन जी सर। ये क्या होगा? अब इस तरह का फैन क्या होगा? इसमें तो कोई अब डाउट नहीं, तीनों पंखे का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, जी सर, जी सर। अभी आप एक चीज और बताऊंगा, इंडियन की एक खासियत होती है, अभी मार्केट जाओगे ना, अभी मैंने मेरी वाइफ का बर्थडे था, ठीक है, तो मैं मोबाइल खरीदने गया। ठीक है, तो मेरे को दुकानदार ने कहा सर एक इंटेलिजेंट मोबाइल फोन आ गया। तो मेरे दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन हुआ, मैंने इंटेलिजेंट मोबाइल फोन, इंटेलिजेंट का, क्योंकि अब तो मुझे क्लियर है, मैंने इंटेलिजेंट तो पहले गुजर चुका, आप कौन सा इंटेलिजेंट की बात करें। तो जब मैंने उसको पढ़ा, उसका मैनुअल दिखा था, उसमें लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंसान नहीं होता है कि आधा सब खा जाता है, आर्टिफिशियल सब खा जाता है, वो खा चुका है। तो अभी जो इंटेलिजेंट है बेसिकली एआई की बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं फिर मुद्दे पे, अब आप बताएं एआई फैन कौन सा होगा? ओके सर, सो सर मुझे लगता है एआई इज बेसिकली डिसीजन इसका मेकिंग जब आंसर ऐड हो जाएगी, एक चीज स्मार्ट बताओ। डिवाइसेस प्लस डिसीजन मेकिंग व्हिच मिमिक्स Yes, yes. ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, दैट विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस। देखो, जब आपने पहली बार आंसर दिया था ना, जब मैंने सवाल शुरू में पूछा था, हाँ, वो तो एआई आपने वाला ही दे डायरेक्टली दिया सर एआई मैंने। का ही आंसर दे दिया था। आपने समझ में आई जी मेरी जी बात जी आपको? सर, जी सर, हाँ जी जब तक सर। डिफरेंस देखिए, क्योंकि आप फैकल्टी में हैं, तो हमें एज ए फील्ड पॉइंट हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए, एज ए फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज में कोई कमी नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया। अगर मैं आज एआई के बारे में पूछता सब, तो इसमें दो चीजें ऐड हुई, बिल्कुल सही बोला सर ने, इसमें दो चीजें ऐड हुई, एक ऑटो सेंस और फिर सेल्फ लर्निंग। ठीक है, आप इसमें पहले सेंस अपने आप सेंस करें और सेल्फ लर्निंग कर दे। अभी इसके लिए भी 100% परमिशन नहीं दी गई कि सभी को 100% एआई को इम्प्लीमेंट करना है। उन्होंने कहा एआई केवल 90% ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर आपने 100% कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, उसके पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूट्यूब के बारे में एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। यूट्यूब होपफुली के सभी लोग बहुत, अभी मैं हम लोग वीडियो देख रहे थे उसी पे। यूट्यूब में 2011 से पहले, 2011 से पहले एक नॉर्मल यूट्यूब आपका स्ट्रीमिंग साइट हुआ करती थी, उसमें कोई भी वो नहीं था। हुआ क्या कि बाद में यूट्यूब के सर्वर के अंदर उसके कुछ हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर को एआई बेस कर दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, यानी उसको इस बात की पावर दे दी गई वो सेंस कर ले। और प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप में एक प्रोग्राम बनाते हैं कि आप कितनी बार सेंस को रिपीट कराएंगे, वन सेंस में ही लर्न कर जाए या एक से ज्यादा सेंस कराना, कोई 2 सेंस 3 सेंस, वो आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग प्रोग्राम करते हैं वो अच्छी तरह से वेरी वेल कि हमें उस सेंस को कितनी बार रिपीट कराना है, सिंगल सेंस या मल्टी सेंस। ठीक है, तो आपने उसने यूट्यूब ने क्या कहा कि उसने सिंगल सेंस का वो कर रखा है। तो आज की डेट का, अगर आपने एक नया लैपटॉप खरीदा और फर्स्ट टाइम अगर आपने एक जीमेल आईडी बनाया और अपने लैपटॉप को पहली बार यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, तो जो फर्स्ट पेज खुलेगा वही ओपन होगा जो यूट्यूब ने डिसाइड किया है, प्री डिफाइंड किया हुआ, उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं दिखेगी जो यूट्यूब ने। अब मान लीजिए अनुराग जी हैं, इनको किशोर कुमार के गाने पसंद हैं, ठीक है, अनुपमा मैडम है, इनको भक्ति संगीत पसंद है, सबके अलग, कोई कंप्यूटर, सब अपने अपने नॉलेज के हिसाब से सर्च करना शुरू कर दिया। अब चूंकि आपका यूट्यूब आज की डेट में एआई सर्वर बेस है, ठीक है, वो क्या करेगा, तुरंत वो सेंस कर लेगा कि मेरा ये जो यूजर है, तो पहली बार अननोन रहता है, लेकिन जैसे आप सर्च करना तो उसको सेंस कर, भाई मेरा ये यूजर है किशोर कुमार के गाने पसंद करता है, गाने सुनता है। ठीक है, अगली बार आप जब भी खोलेंगे वो सबसे पहले फ्रंट पेज पे एडवर्टाइजमेंट मान कर दो, सारी चीजें, सारी रिकमेंडेशन आपकी वही खुलेगा जो आपने सर्च किया होगा। एआई का ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, मैं साइबर फॉरेंसिक से जुड़ा हूँ। दिल्ली में आपका साइबर द्वारिका में एक सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस के पास में साइबर फॉरेंसिक लैब है, साइपैड लैब बोलते हैं उसको, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ। जब वहां पे कोई क्राइम घटती है, कई बार ऐसा होता है, वो क्या करते हैं, क्रिमिनल का मोबाइल मुझे दे देते हैं और कहते हैं इस मोबाइल में को देखकर आप एनालिसिस कर लीजिए, टूल भी वहां है
और कई बार हमसे क्रॉस चेक करते हैं हम लोगों से कि आप इसे चेक करके बता दीजिए कि जिस बंदे का मोबाइल फोन है वो क्या सोचता है, क्या देखता है। अब क्या है कि आपका यूट्यूब बाय डिफॉल्ट गूगल से जुड़ा है, गूगल को लगभग 96% तक की परमिटेड है कि एआई फीचर को इंप्लीमेंट कर सकता हो। तो 96% इंप्लीमेंटेशन है। तो जीमेल से सारा चीज जुड़ा हुआ है आपका, इंस्टाग्राम भी जुड़ा हुआ है, फेसबुक भी जुड़ा हुआ है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लगभग। मुझे अगर पर्सनल अगर आपका ऑफिस आईडी को माइनस कर दिया जाए ईमेल आईडी, तो नो डाउट कि मैं समझता हूं कि आप में से जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग आपका पर्सनल ईमेल आईडी जीमेल होगा। ठीक है। और मोबाइल फोन देते ही अगर आपने कहीं कोई सर्च किया और इसमें कोई चीज ओपन हो रही है, इसका मतलब है कि आपने इतिहास के अंदर यानी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपने उसको सर्च किया है। ठीक है। तो हमारा जो फैन है, अगर वो एआई, उस फैन के अंदर एआई का फीचर इनबिल्ट कर दिया जाए बाय हार्डवेयर या बाय सॉफ्टवेयर, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपका पंखा, मान लीजिए अनुराग जी ने फर्स्ट टाइम पंखा खरीद के ले आए, पहली बार चलाया, तो फैन भी अनयूजर, यूजर को जानता नहीं कौन है, तो पहली बार रात में मान लो पंखा चलाया और रात को 2 बजे अनुराग सर आपको ठंडा लगा और आपने पहले दिन पंखे को 2 बजे बंद कर दिया। आपका फैन ने क्या किया, ऑटो सेंस कर लिया। अभी लर्न नहीं किया, लर्न करने प्रोग्रामिंग ऊपर है कि एक ही बार में लर्न करे या एक बार में। तो मान लेते कि फैन में 2 सेंस दिया हुआ है। दूसरी रात को फिर पंखा चला, पंखे ने एनालिसिस तो कर लिया लेकिन लर्न नहीं रखा था, लेकिन दूसरी बार में फिर आपने 2 बजे बंद किया, उस बार उसने क्या किया, लर्न कर लिया। और तीसरी दिन क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका फैन अगर वार्निंग देने की प्रोविजन किया होगा तो ठीक है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट 2 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए 100% है। इसीलिए अभी ये जो चीजें इंप्लीमेंट की गई है सर्वर के अंदर, रोबोटिक सिस्टम के अंदर, या जहां पे गवर्नमेंट परमिसेबल है वहीं पे किया गया। हमारी नॉलेज हो सकती है, आपकी नॉलेज हो सकती है कि हम बहुत एक कर लेंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब हम फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं किसी को, तो हर चीज के लिए पीछे न पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन होता है। तो आर यू नो गेटिंग व्हाट इज द एआई डिवाइसेज, ऑटो सेंस, सेल्फ लर्निंग, ये आपने सबसे पहले जो आंसर दिया था। यहां तक का भी फीचर लगभग ओके हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल है, चल रहा है। एक नया वर्ड आया है और होपफुली कि आप लोग कॉलेज में भी जानते हो, मेटावर्स। तो इसके बारे में अनुराग सर अगर जानते हैं, सुना है नाम ये वर्ड? आप में से कितने लोग हैं मेटावर्स का नाम सुना है? चैट में लिखिए। अनामिका मैडम आप अनम्यूट हुई हैं, बता सकती हैं? एम ऑडिबल, यस या नो? हेलो, ओके। तो मेटावर्स का नाम सुना है? यस वर्षा मैडम, थैंक यू। मेटावर्स का नाम आप लोगों ने सुना है? सुना है तो कुछ बताना पाएंगे? वर्षा मैडम आप बता सकती हैं क्या समझते हैं? मतलब इसमें तो कंप्यूटर साइंस के लोग होंगे, कहीं ना कहीं एफडीपी जरूर की होगी। सर एफडीपी तो नहीं करी है, लेकिन हाँ जितना समझा है वो ये है कि एक वर्चुअल हम एनवायरनमेंट अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम जैसे रियल लाइफ में चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर मैं शॉप में घुसती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे दिखता है, एक सेल्स पर्सन दिखता है, तो वैसे ही मुझे वर्चुअली वर्ल्ड में सब कुछ वैसे ही दिखे। बिल्कुल सही तो एक पकड़ा आपने, ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बहुत ही अच्छा आपका आंसर है, उम्दा आंसर है, नो डाउट। अगर अब मैं कहूँ कि आप जहाँ पढ़ा रही हैं वो क्लास मेटावर्स क्लासरूम है, उस संदर्भ में हम्म। उसमें क्या होना चाहिए? अगर कहूँ कि आपका, आप जहाँ पढ़ा रहे हो, जैसे अभी क्या है ना, हम लोग अभी आज का दौर क्या है, हम लोग एआई कम्युनिकेशन, सॉरी स्मार्ट कम्युनिकेशन में है आज की डेट में। ठीक है ना। अगर यही चीज मेटावर्स में होता, अभी मैं आपको फिजिकली यहाँ आना पड़ता, ठीक है, एक तरीका बिल्कुल। है, लेकिन एक ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप अभी कम्युनिकेट कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो आज से 4 साल बाद, 2 दिसंबर 2025 के बाद पूरी संभावना है कि ये फील्ड में भी इम्प्लीमेंटेशन दिखना शुरू हो जाएगा, तो 2025 के बाद आप ही लोग होते, मैं ही होता, ठीक है, और फिर मेटावर्स क्लासरूम भी मेरे पास होता, ठीक है, उस केस में क्या होता? उस केस में ये होता कि हम लोग फिजिकली एक जगह पे नहीं होते, हम सब अपने घरों पे बैठे हुए हैं चाहे, लेकिन हम जैसे बैठे हैं, हमें क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए दिख रहे हैं, फैकल्टी दिख रहा है स्टूडेंट को, वो और आप जो इंटरैक्ट हम कर रहे हैं एक दूसरे से। वो आप जो कह रहे हैं वो अभी के लिए है, वो अभी के लिए है। अभी जो आपने बोला ना वो अभी क्या करंट टाइम का, उसमें एआई स्मार्ट में एआई जोड़ दो तो ये चीज एआई में चली जाएगी, स्मार्ट प्लस एआई। अच्छा। मेटावर्स में थोड़ा सा सोचिए, आप पकड़ आप सही रहे हो। अब इसमें नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है?
सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब सेंस भी कर पाए हम चीजों को। सेंस तो कर ही रहा है। इसमें हाँ। सिंपल होता है, आप सभी जो 19 के 19 जो फैकल्टी होती, अगर आपके दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कोई क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम होता तो सारे लोग उस क्लासरूम में बैठे होते, और मेरा वहां पे, यहाँ से मैं बैठकर, मेरा यहाँ लाइट सिग्नल जो भी आपके वहां पे वर्चुअली मैं प्रेजेंट हो जाता। अगर आप मेरे को हाथ से नहीं पकड़ें या टच करें तो आपको, और आपको बताया नहीं जाए कि आप मेटावर्स क्लासरूम में हैं, तो आपको इस बात को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा जो अभी आपने बोला कि मेरा क्लोन या मेरा लाइटिंग सिस्टम उस क्लासरूम में मूव करके पढ़ा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? जी जी समझ गया जी ना? सर। अभी जो हाँ आपने जी बोला बिल्कुल। वो ऑलरेडी चल रहा है, वो तो आप इसमें ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग अभी हम लोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा वाइड रेंज पे करेंगे, हो जाएगा उसी जो आप कह रही हैं। लेकिन कल को अगर, इसीलिए आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में जाकर भी आपने कहा ना, जो सामान है वर्चुअल वर्ल्ड में, तो जो मेटावर्स शॉप की जितने भी दुकानें होंगी, यहीं से बैठे बैठे आपका क्लोन वहां चला जाएगा, टच नहीं करेंगे, लेकिन जो भी चीजें देखकर सारी चीजें आप उसको परचेज कर पाएंगे बिल्कुल रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें खतरा ये है, इसका लीगल ओपिनियन के लिए मेरे पास में आया हुआ है कि क्या इसको वास्तव में पब्लिक डोमेन में इंप्लीमेंट करना ठीक रहेगा, यस या नो। तो उसमें इन्होंने 2-4 सवाल दिए थे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला सवाल ये दिया था कि इसमें इन्होंने, मैं पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे ये मुझसे पूछा गया एज ए ट्रेनिंग सेंटर, एज ए, क्योंकि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह था कि काइंडली कंफर्म दैट इन दिस मेटावर्स इफ एनी मेक सम टाइप्स ऑफ क्राइम, लाइक किसी को अब्यूज कर दे, गाली दे दे, तो इसके लिए क्या कैसे पॉसिबिलिटीज हो पाएगी, कि इसको कैसे एक्शन लिया जाएगा। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि ये किस फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये तो जनरल का सवाल है। और तीसरा सवाल था कि इंडिया के किस एरिया में इसको अवॉइड करना है। 3 सवाल हम लोगों से पूछे गए हैं। तो हमारा पहले सवाल से ही मतलब है कि अगर भाई मैं यहाँ पे हूँ, मेरा क्लोन वहां पे जाके बात करेगा, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि मैं रिमोट पे बैठा हूं, तो मेरी जगह कोई भी आदमी मेरा क्लोन जनरेट करके जा सकता है वहां पे। ठीक है, तो आपको तो इस बात का मालूम तो नहीं ना कि पढ़ाने वाला कौन है, रियल था, रॉन्ग था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं वहां पे जाके किसी को गाली गलौज कर दूं, कुछ कह दूं, तो इस पे कैसे एक्शन लिया जाएगा, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये अभी लीगल एक्शन पूछा जा रहा है। उसके बाद जब इसका फाइनल कंक्लूजन आएगा, इसकी जब हमारे पास में रूल रेगुलेशन बन जाएंगे, तब ये फील्ड में इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन कुछ फील्डों में किया जा सकता है, वो अभी हम लोग इसमें करके बता देंगे। आपके बुक्स में होगा, गूगल सर्च पे होगा कि हाँ कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए पूरा का पूरा बकायदा नीति आयोग है हमारे यहाँ बना हुआ, कंट्री के अंदर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो पूरा का पूरा एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद वो निकालता है। ठीक है, तो ये अभी अभी मैंने अभी तक का जो सेशन जिसने थोड़ी देर हमने जो किया है, उसके अंदर हमने अभी सिंपली अपना जो जर्नी है, टेली कम्युनिकेशन का जर्नी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था डिवाइसों के बारे में। तो हमने सबसे पहले टेली कम्युनिकेशन की जो स्टार्टिंग की थी कि आपस में एक दूसरे से बात किया जाए। समय बदला तो हम लोगों ने थोड़ा सा SMS और उस तरह की चीजें ऐड करी। उसके बाद आज हम बिल्कुल नए इरा में आ चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप, इलेक्ट्रॉनिक एक अलग चीज हो गई, जो कम्युनिकेशन है ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली माइग्रेट हो गया है IT कम्युनिकेशन में। IT कम्युनिकेशन इज द, आप कह सकते हो कि दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ द टेलीकॉम ब्रांच, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि हमें ही ज्यादा क्लियर नहीं होता, जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था कंप्यूटर साइंस अलग है, IT वाले भी नए नए आए थे तो केवल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बेसिकली ये होता था। ठीक है, अब ये, लेकिन हमें चीज को क्लियर करनी पड़ेगी, और आप लोग इस चीज को और अच्छे से क्लियर करिएगा होपफुली, कि अभी तक इसमें जिसने बताया उसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन, या आप भी कोई इनपुट देना चाहे तो हमें दे सकते हैं। क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं फैकल्टी नहीं हूँ, हमारी और आपकी बात है, वो उसका एनालिसिस होती है, और उसका एनालिसिस पे हम लोग इवोल्यूशन तैयार करते हैं कि टीचर के माइंड में ये होता है, आप इंडस्ट्री में है तो आपके माइंड में है, तो इन दोनों का ये जो गैप है, इसको दूर करने के लिए हमें नेक्स्ट क्या लेवल करना पड़ता है। हाँ, बहुत जगह फॉर्मेलिटी करते हैं, वो अलग मैटर है। तो ये अभी ये जो सेशन है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, फिर मैं अगले लेवल पे बढ़ूं। इंटरेक्ट होइए, आप लोग थोड़ा इंटरेक्शन से बच रहे हैं, इंटरेक्ट होंगे तो आप ही के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, डेली 1 से 1.5 घंटा ही रखना चाहूंगा, अगर आप लोग परमिट करें तो इतना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। और 2 दिन हमारे नीरज सर आपको बुलाएंगे थोड़ा ऑफलाइन में वो करने के लिए, वो भी हम आपसे बात करेंगे उसके लिए। और टाइम मॉर्निंग में क्या रखना, ये भी आप लोग थोड़ा डिसाइड करके, 11 बजे से रखना या लंच के बाद रखना, जो भी आपको सुइटेबल टाइम लगे, काइंडली इन्फॉर्म मी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं? यस, नेक्स्ट सवाल के लिए आगे बढ़ें।
अनुराग सर कहीं चले गए कि हैं? हेलो सर। हाँ जी अभी सर। अभी तो ठीक सर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बहुत नीचे तो नहीं गया ना? नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली वो कनेक्शन ओके इंटरप्ट हो गया था, सो नहीं, आई हैड। बाकी में से भी जब जवाब बड़ा लेट आ रहा है ना, तो मुझे तो स्लो सुनना पड़ेगा ना। देखिए जी सर, जी अगर सर। अगर नहीं नहीं, मल्टी ठीक है सर, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, वी कैन, आई थिंक वी कैन इंक्रीज द लेवल एज वेल, आई गेस। क्या आप थोड़ा सा मैं इंक्रीज बढ़ा रहा हूँ, पहले उसके पहले मैं लाइव नेटवर्क पे आता, तो सारा बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा आपका, ठीक है। जी एक सर। सवाल और, क्योंकि जब आप आंसर दे देंगे अपने आप में ऊपर चला जाऊंगा, जब आंसर नहीं देंगे तो मुझे पकड़ना पड़ेगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल है, बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? बाघा बॉर्डर आप में से कौन कौन से लोग गए हैं? गए हैं सर, गए हैं। बहुत अच्छा, गया हूँ। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वेरी वेल ना, ठीक है, बहुत जी अच्छी बात है, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा होगा आपको वहां पे। तो मेरा सवाल ये है, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा सवाल ये है कि आप सभी में से ग्रुप में जो भी बताना चाहे बता सकते हैं, मैं अनुराग सर से पूछ रहा हूँ, इसके अलावा जिसको भी बताना जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चल जाए कि बैच में किसी को भी तो पता है। नागा बॉर्डर में एक इंडियन एज ए मान लो आप हैं, और एक पाकिस्तानी है, शाम के टाइम क्या होता है, 3 बजे के बाद तो बाउंड्री खींच जाती है, ये पाकिस्तान का और इंडिया का, लेकिन दिन के टाइम में 3 बजे से पहले तक दोनों कंट्री के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होता, इधर के लोग उधर घूमते, इधर के लोग इधर घूमते, मतलब बॉर्डर के पास में। तो आप इधर बैठे थे और आपके साथ ही एक पाकिस्तानी आकर भी आपके बगल में बैठ गया, ठीक है। नो डाउट आपके पास जो मोबाइल फोन है इंडियन सिग्नल आ रहा होगा, इंडियन टावर का सिग्नल आ रहा होगा, जो पाकिस्तानी है उस पर पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आ रहा होगा। अब मेरा ये सवाल है कि अगर वहीं बैठे बैठे आपने उस पाकिस्तानी जो आपके बगल में बैठा है उसको नंबर आपने डायल कर दिया, ठीक है, तो व्हाट इज द पाथ, रियल पाथ क्या है इंडिया के अंदर, आपका हाय हेलो सब वो आपके पाकिस्तान वाले तक के किन शहरों को कौन से लोकेशन से होते हुए, कौन कौन से एरिया से होते हुए, एक जनरल रूटीन बना हुआ है इंडिया के अंदर, वो कैसे पहुंचेगा, उसका कुछ आइडिया? या मैं, वो तो बॉर्डर बॉर्डर तो बड़ा सवाल हो गया, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप सभी के मोबाइल फोन लैपटॉप जैसे भी आप सुन रहे हैं आप तक जा रहा है, तो इसका रास्ता क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि हवा में कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो डिफाइंड होगा। कभी आपने सोचा इस बारे में, इसके बारे में क्या जानकारी है अनुराग सर? जी सर, जी सर, जी सर। क्वेश्चन समझ में आया सर मेरा? यस यस। हाँ सर, आप बेसिकली डाटा कैसे ट्रेवल करेगा, या कोई कॉल है वो कैसे ट्रेवल करेगी, वही बात पूछ रहे हैं ना सर उसका। हाँ रास्ता पूछ रहे हैं। हाँ सर, एक्चुअली बीटेक में सर अभी पूरा तो याद नहीं है, बट आई गेस बहुत लंबा हमारे नहीं यहाँ है पे सर, मोटा मोटा तौर पर आप चलिए छोड़ दीजिए, एक उनको छोड़। बीटीएस होगा सर, बीटीएस एक बेस ट्रांस रिसीवर होगा सर। सर बेस्ट हर एक, ट्रांसमीटर से आप जुड़े ही हैं, चलिए मान लिया, चलिए ठीक है। हाँ उसके बाद सर फिर वो एक बेस स्टेशन से कनेक्टेड होगा सर। कहाँ पे होगा, कुछ आइडिया? आप ऐसा सर करो ना, आप अपने घर की बात करो, आपके पास ही जी दो सर, फोन है, ठीक है, जी दोनों सर, अनुराग चौहान जी के नाम से, दोनों एक ही कंपनी का, दोनों फोन है, एक फोन से दूसरे फोन पे डायल करो एक ही जगह पे जी अपने घर सर, में, उसका जी रास्ता सर, बता दो। एनीवन? अनुराग से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, जी सर, अगर सोचता हूँ मुझे सर। पीपीटी दौड़ानी है तो मैं दौड़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले मुझे समझ में आना चाहिए और आपको भी समझ में आना है कि मैं जो पूछ रहा हूँ क्या है, और आई होपफुली गेस सर, कि हाँ बताए। सर कम्युनिकेशन वाले लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे सर। कम्युनिकेशन वाले आ जाए भैया, अनामिका मैडम। So with your permission, may I try, sir? हाँ बिल्कुल मैम, यू कैन ट्राई, मैं तो पूछ रहा सर हूँ। मुझे भी सर ज्यादा आइडिया नहीं है, बट शायद सर जो हम कन्वेंशनल बुक्स में पढ़ते हैं एटलीस्ट उसमें तो ये होता है कि हमारे फोन में एक मोबाइल स्टेशन होता है एंड देयर इज अ एंटेना व्हिच सिट्स देयर एंड देन व्हेन आई एम डायलिंग द नंबर, तो जो भी मैंने नंबर डायल किया है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे नियरेस्ट बेस स्टेशन पे जाएगी एंड देन फ्रॉम द बेस स्टेशन इट विल गो टू द मोबाइल स्विचिंग सेंटर एंड जो भी मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इंटरनेशनली क्या होगा उसमें, तो आई थिंक वो उनके इंटरनेशनल राउटर पे राउट होगा एंड देन फिर वहां से वही सेम मेथड से वापस आएगा और बीच में एक हमारे पास गेटवे एमएससी भी होता है। सो दिस इज व्हाट आई ब्रॉडली नो, बट ऑफ कोर्स कोई डिटेल। बात नहीं मैम, अब आपने पूछ लिया है ना, इसलिए मुझे अभी बताना पड़ेगा जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हम जी इसलिए मैं सर। कह रहा हूँ, मैं आप लोग के हिसाब से चलूंगा, और आपका क्योंकि समय आपने काफी दिया है, अच्छा समय दिया, उस समय में हाई लेवल भी कवर हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब आप यहाँ से जाएं तो अपने बच्चों को, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर हैं, तो अगर हम उन्हें बहुत अच्छे से बता पाए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है मैम कि ये सब चीजें आएंगी, आप वो चीज को बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हो, ये सब चीजें आएंगी,
बस आपके साथ आप सभी को जो मुझे बात करके लग रहा है, केवल इतना जो बेसिक है ना, वो चीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस हो गई है। होपफुली कि मेरे कोशिश करने से हो जाएगा। अभी आपका ये आपके स्क्रीन पे मैंने ये लिखा है, आज के जमाने में कम्युनिकेशन मीडिया है, एयर, copper wire, EM, microwave, satellite, optical fiber, coaxial. This is the media used for the communication in the today era, आज के डेट में। दो लोग अगर सामने में खड़ा हो तो नो डाउट कि आपस में एक दूसरे से जब बात करें तो एयर मीडिया होता है। और एयर, अगर इसमें एक सवाल कई बार ये पूछा जाता है, प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं कि एयर मीडिया को हम लंबी दूरी तक क्यों नहीं यूज किए। एयर मीडिया की खासियत यह है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया होता है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में इसको सबसे वीक माना गया या पुअर माना गया। और इसकी जो लेंथ मानी गई है ओनली 30 to 50 मीटर। इससे ज्यादा दूरी से अगर आपको बात करना है तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। बचपन में क्या होता था, आपको याद होगा, आपने किया होगा, 90 में पैदा हुए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने ये काम किया होगा जो मैं बता रहा हूँ। हमारे टाइम में तो खिलौना ही होते थे कि दो खाली डब्बे लिए और उनको छेद किया और एक धागे से बांध दिया और एक हाय बोला, उससे जो मेरा जो शब्द है उन धागों के माध्यम से दूसरे कान में, कहने का मतलब अगर दो सिंपल डिब्बे को एक धागे से बांध दें तो हमारे साउंड का ट्रांसमिशन हो जाता है, एक साउंड से दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है। तो अगर यही धागे, इंसान क्या करता है, इंजीनियर ने क्या किया, इसका फायदा उठा। हम लोग क्या है, हम हर चीज का फायदा उठाते हैं। हम कोई चीज बनाते नहीं है, नेचर में जो अवेलेबल होता है उनको इधर उधर से सेटिंग करके एक नया रूप दे देते हैं। तो हमने इसी चीज का फायदा उठाया। हमने क्या किया कि हमने अलग अलग तरह के मीडिया यूज किए और हमने एक मीडिया यूज किया, कॉपर वायर। अगर उसी खाली डब्बे को लें और कॉपर वायर छेद करके कॉपर वायर लगा दें, दो तरह के कॉपर वायर यूज किए थे हम लोगों ने। एक आपके रफ भाषा में बोल देता है पतला वायर, एक मोटा वायर। पतला वायर का डायमीटर 0.91 mm था और मोटे वाले का 1.25 mm था। टेक्निकली बोलूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, बस इतना से पतला वायर। तो दोनों ही केस में जो पतला वायर था वो 5 किलोमीटर, ये दूरी जो है 5 किलोमीटर जा सकती थी और मोटे वायर का 6 किलोमीटर जा सकती थी। और जब से टेलीकम्युनिकेशन, हमारे देश की सौभाग्य रहा है या किस्मत रही है कि जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, उसी समय में लगभग हमारे देश के अंदर भी टेलीफोन आ गया था। टेलीकम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ उस समय से लेकर आज तक जिस मीडिया का इस्तेमाल किया गया वो था कॉपर वायर। कॉपर वायर कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया गया। कॉपर वायर के अंदर कुछ एलॉय मिलाए गए, पहले एल्युमिनियम मिलाते थे, बाद में ग्लास मिलाए। अभी जो अगर आपके घर में कॉपर वायर का कोई लैंडलाइन टेलीफोन पड़ा है तो वो आपका कैडमियम कॉपर है, ठीक है। लेकिन वो दूसरा जो एलॉय मिलाते थे उसका उद्देश्य था कि जो कॉपर है उसको मजबूती प्रदान करे, उसको थोड़ा सा स्टेबल बनाए, ठीक है। तो ये 5 से 6 किलोमीटर। तो आपने कभी ये देखा होगा कि जो बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो हर 5 किलोमीटर के रेडियस पे मिलेगा। बीएसएनएल हो चाहे एमटीएनएल हो चाहे एयरटेल हो, तीन ही ऐसी कंपनी थी जिन्होंने कॉपर बेस्ड मीडिया यूज किया था। तो ये हर 5 किलोमीटर रेडियस पर आप चलते हो ना भाई, 4 चलो बीएसएनएल का टेलीफोन यहाँ भी है वहां भी है, उसका रीजन है कॉपर वायर कि हमारा पूरा नेटवर्क कॉपर वायर पैदा, ठीक है। अब रहा भाई कुछ ऐसा करें, कुछ दूरी बढ़ानी हो तो उन्होंने एक नया तरीका यूज किया, एक माइक्रोवेव EMUA ये भी आया, ठीक है। इसके बारे में बात करो, जो EMUA था अगर हम उसकी बात करें तो ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड आपका 15 किलोमीटर माइक्रोवेव टावर में, ये फील्ड में हमने यूज किया। 15 किलोमीटर तक हम यूज कर सकते हैं। अभी आप ये अपने मोबाइल फोन से जो टावर पे जोड़ते हैं, जैसे अभी मैडम ने बोला कि टावर रेडियो वे, तो उसी को मान लीजिए रेडियो का पार्ट है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगा के डिस्टेंस के हिसाब से बात करते हैं। तो ये जो है इसी में EM अगर टावर से जुड़ेंगे तो टावर वाला ये शुरू के 3 ही कवर अप होते हैं। टावर के अलावा अगर कस्टमर से ना जोड़ के एक टावर से दूसरे टावर की बात करें वो आपका 15 किलोमीटर, और पुराना जो माइक्रोवेव सिस्टम होते थे वो करीब 40 किलोमीटर भी कवर अप करते थे, ठीक है। तीसरा जो है आपके पास में सैटेलाइट है, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल। क्योंकि कॉपर वायर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग जानते हैं, आपस में बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमारे टाइम में बहुत इंजीनियरिंग के टाइम में पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो उसमें आपको देखते हैं कॉपर वायर में दुनिया भर का डिस्टार्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें जनरेट होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए उसी कॉपर वायर को एक ज्योमेट्रिकली फॉर्म दे दिया गया, तो ये दूरी हमारी 40 से 60 किलोमीटर तक यूज कर सकते थे। ये भी बहुत यूज हुआ। कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो आज की डेट में यूज नहीं होता और भविष्य में भी होगा। ऐसा नहीं है कि फाइबर आ गया तो हम यूज नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको भी उसकी जानकारी भी दूंगा अभी। अब मेरा सवाल ये है, अब बच गए 2 मीडिया, सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर। तो पहले मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि मैं आप लोग ये बताएं इन दोनों मीडिया में से बेहतर मीडिया कौन सा है, विच मीडिया इज द बेस्ट मीडिया आज के हिसाब से, सैटेलाइट या ऑप्टिकल फाइबर?
प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आंसर, आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी इसी बहाने। यस अनामिका मैडम, आप बताएं, आप अनम्यूट है आपको। अब अभी आप रेडियो की बात कर रही थी, अब मैंने थोड़ा सा और मीडिया के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया। सर मैं ट्राई करना चाहूंगी। यस यस श्योर। अनुपमा। यस अनुपमा। सर सैटेलाइट वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है जहाँ पे हम जो OFC केबल्स है वो लेआउट नहीं कर पाते हैं। ओके, मान लिया, आपकी बात मान लिया, बेहतर कौन है? बेहतर सर मतलब सैटेलाइट ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि उसका डिस्टेंस आई थिंक दैट इज मोर, लेकिन OFC में एक डिसएडवांटेज है, आप अगर लेआउट नहीं कर पाएंगे तो वो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने क्यों पूछा, ये अनुराग सर ने भी लिखा, हमने क्यों पूछा, मैं ही जाना। देखिए कितना थिंक में, सोच विचार में कितना डिफरेंस है। आपने बिल्कुल अपने इंजीनियरिंग वाली भाषा में समझा दिया, इंजीनियरिंग वाली थिंक से बता दिया। अब मैं फील्ड की बात करता हूँ। आप मुझे बता पाएंगे एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है? कितना भी फास्ट बनाना हो बताइए। सर एक्चुअली सैटेलाइट बनाने में तो साल भर से भी ज्यादा लग जाता है, ज्यादा because they लगता have है, many- मिनिमम 1 हाँ। साल 2 साल 3 साल, कुछ सैटेलाइट 7-8 साल में भी बनते हैं। ठीक है, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको बिल्कुल जानकारी है। दूसरी चीज, आपके घर में डिश टीवी है या केबल टीवी है, पहले बताइए। यस सर। तो आंधी बारिश आज आ रहा है, अगर डिश टीवी होगा तो क्या टीवी चल रहा है? सर डिस्टॉर्शन आता है क्योंकि लेकिन सैटेलाइट चलता है। मैं आपको मैं ड्रॉबैक गिना रहा हूँ सैटेलाइट का। पहले आपने बोला कि सैटेलाइट बनाने में समय बहुत लगता है। दूसरा आपने ड्रॉबैक बोला कि आंधी बारिश तूफान आया, टीवी बंद हो गया। तीसरा ड्रॉबैक, आपने सही सैटेलाइट बना भी दिया, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि ऊपर जाके आप उसको सही तरीके से लॉन्च कर लें? चंद्रयान 2 याद है आपको? यस सर। लास्ट वो मोमेंट लैंडिंग प्रॉब्लम। चलो सब कुछ सही हो गया, ये नो डाउट आपके बुक्स कहता है, बिल्कुल सही कहता है कि 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, नो डाउट, टेक्नोलॉजी यही कहती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल भाषा में, अब 3 सैटेलाइट लगा दिया, इंडिया के अंदर ही आंधी बारिश तूफान आ रहा है, कहीं पानी नहीं बरस रहा है, इंडिया के अंदर क्या पूरे सैटेलाइट से कवर कर सकोगे? हमारे पास पैसे भी आ गए, सब कुछ आ गया, हमने लगा भी दिए, क्या पॉसिबल है? नहीं सर, एंटीना प्रॉब्लम भी रहेगा। अभी बता रहा, अभी बता, ठीक है। और अगर सैटेलाइट में कोई खराबी हो जाए, क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? नहीं। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आपको भी ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो प्रपोजल, मैं आपको इसलिए, जो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, मैं उसका मेंबर था, आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आए थे 2019 में, कोरोना काल से पहले थी, ठीक है, तो उसमें पूछा गया था, मैंने कहा सर सब नॉलेज रखते हैं लेकिन फील्ड में आते हैं, मैंने अपने PCM का एग्जांपल दिया था कि मैं फील्ड में आया, PCM के बारे में मैंने पूरा एग्जाम टॉप किया था, लेकिन मुझे बोला, रूम में खड़ा हो गया, एक छोटा सा फोन मैकेनिक बोला सर PCM का लूप दे दो, तो पूरे रूम में मैं घूमता रहा, वेयर इज द PCM, किसको PCM कहते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है, सैटेलाइट का सबसे, नो डाउट आपने कहा सैटेलाइट कहाँ यूज किया था, बिल्कुल आपने सही बोला, इंडिया में सैटेलाइट यूज होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी ALT सेंटर कैंपस में सैटेलाइट का इंटरनेशनल गेटवे है, सैटेलाइट का इंटरनेशनल गेटवे, और भी नया सैटेलाइट जिसका नाम है इनमारसैट, इनमारसैट आप डाल लीजिएगा। और 6G में कुछ नहीं होना है, 6G में इसी सैटेलाइट को प्रॉपरली तरीके से लॉन्च किया जाना है। और ये इंटरनेशनल गेटवे ALT सेंटर के कैंपस में आंधी बारिश तूफान सब में काम करता है, क्योंकि ये आपका KU और L बैंड में, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, KU L बैंड में काम करता है। ठीक है, और इस सैटेलाइट का प्रयोग करेंटली अभी कहाँ यूज कर रहे हैं? जितने भी समुद्र के किनारे हैं, और आपने बिल्कुल सही बोला, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर हम नहीं डाल सकते वहां पे हम इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो BSNL के पास सन 2016 में एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था जिसका नाम है इनमारसैट, आप गूगल में डालिएगा, पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा। ठीक है, ये आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है, और पूरे इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे मेरे ही कैंपस के अंदर है। ठीक है, लेकिन सैटेलाइट के साथ जो ड्रॉबैक है कि चलो इंडिया के अंदर तो आ गया सैटेलाइट, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ऐसी गरीब कंट्री जिनके पास सैटेलाइट नहीं, पूरे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, और सैटेलाइट बनाने के साथ साथ नॉट इजी, तो फ्यूचर जो है 6G में 2 चीजों पे जोर दिया जाएगा। एक तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को दिया जाए कि भाई कुछ, क्योंकि फाइबर डालना भी आसान नहीं, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है,
और अभी फाइबर में क्या, अभी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है ऑप्टिकल फाइबर पे काम करता है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में और आऊंगा। अभी मैं जो क्वेश्चन बाघा बॉर्डर पे था उस पर पूछता हूँ, दोबारा से आ जाते हैं, काम करते हैं। मैं इसमें दे रखा है, इसमें चैप्टर में है। ठीक है, मैं इसी को मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, जो बाघा बॉर्डर के सवाल का जवाब है। 10 से 15 मिनट और आपकी क्लास होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोर तो नहीं है, और ब्रेक तो नहीं देना है? 10 to 15 मिनट फॉर द आंसर ऑफ बाघा बॉर्डर क्वेश्चन। और आपको पूरे इंडिया का क्या, दुनिया का अभी जो आपका रियल नेटवर्क है वो मिल जाएगा आपको। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे, अगर इसमें जो मैंने सवाल पूछा था इसमें कौन सा बेहतर है, तो आपके पास सिर्फ जो आंसर देने का तरीका होगा कि एज पर करंट टेक्नोलॉजी, एज पर करंट रिक्वायरमेंट, नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर इज द बेटर कम्युनिकेशन। लेकिन अपकमिंग फ्यूचर आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी उतना ही इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है जितना कि ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में भी बहुत ड्रॉबैक है, जो अभी आप ये मेरे जो अगले 5-6 पीपीटी के अंदर जो बात समझने की कोशिश करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम ये मान लेते हैं कि इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी नया टेक्नोलॉजी नहीं आया है। एक पुरानी टेक्नोलॉजी जो चल रही थी अभी भी है, अवेलेबल है, बीएसएनएल का लैंडलाइन। और आपको ये भी समझ में आ जाएगी बीएसएनएल क्यों इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ अब जो सेशन सुनने के बाद आप एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जो मैसेज भेज रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सतर्क भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि इंडिया में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी आपका जो कॉपर बेस वायर है उसी पे हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो अभी भी आप इस बात में लकी हैं कि अभी बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज अवेलेबल हैं। ठीक है, आपने बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज आज की भी डेट में अगर विजिट करें तो वहां पे क्या क्या मिलेगा पहले तो हम ये देखते हैं। वहां पे कम से कम आपके 3-4 रूम मिलेंगे। एक रूम मिलेगा स्विच रूम, वह इस तरह का रूम होगा, इसमें कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे होंगे बाद में बात करेंगे। एक रूम होगा आपका एमडीएफ रूम, जहाँ पे केवल वायर 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 होगा। एक रूम होगा पावर प्लांट, टेलीकम्युनिकेशन 24 घंटे बिना बंद रहने वाला आपका नेटवर्क है, सिस्टम है। तो जहाँ पे एक पल के लिए भी लाइट ना जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे घर में आपने व्यवस्था किया है, लाइट चली गई, आपने इन्वर्टर यूज यानी बैटरी यूज किया, लेकिन घर पर लाइट चली गई, आप इस बात का इंतजार कर सकते हैं कि लाइट आए या ना आए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे बिजली चाहिए, हम वहां पे इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि लाइट आएगा कि नहीं आएगा। वहां पे हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लाइट जाए बिना कटे, उसका लोड कहीं ट्रांसफर हो जाए, फिर हम कोई और व्यवस्था कर दें लाइट के आने तक। तो जैसे लाइट जाता है सारा का सारा लोड हमारा बैटरी पे आ जाता है। तो पूरे एक्सचेंज में एक पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट एक मेन सप्लाई से, और दूसरा एक पूरा का पूरा बैटरी रूम होता है। ये 24 घंटे बिना रुके आपको पावर सप्लाई देता रहता है। पहले पोस्टिंग होती थी इंजीनियर बैटरी, उसका काम था पूरे सुबह शाम के सारे बैटरियों को चेक करना, बैटरियों को अपडेट करना, हर चीज का काम। और एक जब लाइट चली गई बैटरी पाया, उसके बाद जनरेटर चला दिया, फिर मेंस आया, वापस रिटर्न हो गया। और एक रूम और आपको मिलेगा ट्रांसमिशन रूम, जो लुक वाइज आपका स्विच रूम जैसा ही होगा, लेकिन छोटा रूम होगा ये भी। ठीक है, ये एक किसी एक्सचेंज में होगा। अब इसमें हम बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। तो अभी लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, फिर आपका करंट नेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो लोकल कॉल किसके कहते थे? अभी आप चूंकि कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी उस दौड़ में हैं जहां आपको ये सब सुना होगा कि लोकल कॉल क्या होता है, स्टडी कॉल, नाम सुने होंगे। होता क्या है मैं नहीं मानता कि जरूरी है कि जानना, लेकिन ये नाम अभी भी आप सुने होंगे। ठीक है, तो लोकल कॉल कहते किसको थे? ठीक है, लोकल कॉल का मतलब होता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आपके घर में अगर आज भी लैंडलाइन लगा है कॉपर वायर वाला, तो घर के अंदर एक रोजिट बॉक्स होता है, ये बॉक्स व्हाइट रंग का, इसके अंदर कॉपर वायर लगा होता है। घर के बाहर निकलते ही दीवार पर या पोल पर इस तरह का एक डीपी लगा होता है, और आसपास के 5 से 6 घरों में ये सारे जुड़े जाते हैं। और बिजली के वायर में, इलेक्ट्रिसिटी वायर में और टेलीफोन के वायर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के वायर में क्या होता है, एक ही वायर के ऊपर एक ही प्लग है, उसी के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब लगा दो। लेकिन टेलीफोन में नहीं होता, टेलीफोन में एवरी लाइन सेपरेट होती है। यानी कि अगर 10 घरों का वायर है तो यहाँ इकट्ठा होगा और उसका एक बंडल बनाया जाएगा और जमीन में निकालते हुए एक्सचेंज की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो आपका रास्ते में कहीं ना कहीं लोहे का बॉक्स भी देखा हुआ, ये क्या करता है, आसपास के जितने भी ये डीपी होते हैं उनकी वायर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी करीब 500 घरों का वायर इकट्ठा हो गया। फिर इसको इकट्ठा किया, बंडल बनाया, और फिर हम एक्सचेंज की तरफ मूव किए। इसको बोलेंगे कैबिनेट। ये भी क्या होता है, आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे पे, मैंने कौन सा वायर यूज कर रहा हूँ, कॉपर वायर, तो 5 किलोमीटर के दायरे पे सारे वायर इकट्ठा होंगे।
ठीक है। और फाइनली ये जहां भी दिख जाए आप समझ लेना विद इन या तो एक्सचेंज के बाहर या इसके नियर बाई 30 मीटर के दायरे में कोई ना कोई बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज होगा, एयरटेल या एमटीएनएल का, और एक्सचेंज के अंदर एंट्री होगी। एक्सचेंज अंदर कहाँ एंट्री हुई? एमडीएफ। एमडीएफ क्या होता है? कुछ नहीं होता, 5 किलोमीटर के दायरे पे जो भी लोग थे उन सबका यहाँ वायर आ गया, और ये फाइनली यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर एक स्विच रूम होता है। अगर मान लीजिए ये अनुराग सर हैं और ये मान लीजिए मिस्टर नुपुन सर हैं, ठीक है ना, अब दोनों लोग अड़ोसी पड़ोसी हैं, एक ही जगह रहते हैं। अगर यानी अनुराग सर का भी जो वायर है यहीं आ गया और निपुण सर का भी वायर यहीं आ गया, भाई अड़ोसी पड़ोसी है तो रास्ता भी वही होगा, सब कुछ वही होगा, तो वायर एक ही आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है। अब यहाँ पे पुराने जमाने में मान लीजिए अनुराग सर ने बी को नंबर मिला, तो पुराने जमाने में यहाँ पे इंसान बैठा करते थे जिन्हें हम टेलीफोन ऑपरेटर कहते थे। ठीक है। वो क्या करता था? टेम्पररी बेसिस पर दोनों लोगों को आपस में जोड़ देता था। टेम्पररी बेसिस पर दोनों लोगों को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? स्विच करना। स्विच कर दिया, स्विच का मतलब यही है, टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ दिया। पुराने जमाने में एक मूवी थी ना दीवार, अमिताभ बच्चन वाली, उसमें होता है जब अमिताभ बच्चन किसी को नंबर मिलाता है तो कहता है कि मुझे फला पर्सन से बात करनी है, तो जो ऑपरेटर बैठी होती है वो उसे मिला देता था। ठीक है। तो ये आपका लोकल कॉल कहलाएगा, ये जुड़ गया टेम्पररी बेसिस पर, और फिर ये उसी तरह से कम्युनिकेशन, यानी दो लोग बगल में भी बैठे हैं ना, तो इस तरह से पूरा पाथ स्विच रूम तक जाएगा नियर बाई 5 किलोमीटर दायरे पे, अगर पुराना टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पे अभी भी आप हैं तो। ठीक है। अब मान लीजिए अनुराग सर है, निपुण सर है, रहते तो एक ही शहर में है, शहर ही बदल गया, सॉरी एरिया बदल गया, क्योंकि हर बीएसएनएल का एक्चुअल क्या हर 5 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये बीएसएनएल का अगर ये पूरा ये शहर का मान लेते एरिया है तो एक 5 किलोमीटर के रेडियस पर एक 5 किलोमीटर, अब एक कोई इस एरिया में है, कोई इस एरिया में, अब एरिया बदल जाए तो क्या होगा? अभी मैं जो बता रहा हूँ ये रियल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, रियल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल में ये ऐसे ही फैला हुआ है। ठीक है। बुक्स में तो हम बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर तरीके से कहते हैं, लेकिन जब फील्ड की बात करते हो इस तरह से ये रियल स्ट्रक्चर है आपके। तो अगर अनुराग सर और निपुण सर सेम शहर में है लेकिन दोनों का टेलीफोन एक्सचेंज ही बदल जाए, यानी मोर देन 5 किलोमीटर के रेंज में दो से, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होता है? उसको बोलते हैं ट्रंक कॉल। विद इन एसएसए का मतलब पुराने जमाने में एसएसए बोलते थे, आप आज के जमाने में सेम जिला। ठीक है। ये अनुराग सर का मोबाइल, वो आपका लैंडलाइन है। अब स्विच रूम में आ गया, यहाँ पे पहले इंसान बैठते थे, अभी मैंने बोला, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया। आपने इंजीनियरिंग की नहीं, लेकिन हमारे इंजीनियरिंग में पूरा एक सेमेस्टर होता था स्विचिंग सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल पढ़ाया जाता था। और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्विच सिस्टम आया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच, और आज की डेट में इसको बोलते हैं आईपी स्विच। जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले हो समझ लो आप लोग, आज की डेट में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं आता, अब आईपी स्विच आता है, पूरा का पूरा आईटी लाइन हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंसान था या मशीन था, कोई भी था, वो ऐसे ही कहेगी ना कि जी अनुराग जी ने जो नंबर मिलाया है ये तो हमारे में है ही नहीं। तो हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया जाता था। अपने पेरेंट्स से आप पूछ लें, आपने भी अभी भी सुना होगा मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है? तो हर शहर के अंदर, गाजियाबाद में आपका, राजनगर में है, मेरठ में, शास्त्री नगर में है, दिल्ली में किडवाई भवन, 2-3 लोकेशन है आपके, किडवाई भवन मुझे याद है, आपका एक जनपद पे भी है। ठीक है। तो ये 2-3 लोकेशन है जहाँ पे मेन एक्सचेंज बनाए गए थे। ठीक है। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप ध्यान से सुनिएगा मैडम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अब लाइन, अब एक्सचेंज से बाहर जाएंगे तो ये लोकल एक्सचेंज से शहर के मेन एक्सचेंज तक स्विच में जाना है। तो ये जो लाइन है 1986, अगेन आई रिपीट 1986, ऑप्टिकल फाइबर इज यूज। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी। 1986 सोचिए यूज हो रहा है, और हम ऑप्टिकल फाइबर आज ऑप्टिकल फाइबर लोग क्यों पहचान में आया? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना कॉपर वायर, ये घरों तक हमने फाइबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप मेन एक्सचेंज में आ गए। डीटैक्स का मतलब डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज पहले बोलते थे, अब इसका नया नाम है आईपी टैक्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। ठीक है। या आईएमएस, आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम, ये नया नाम है। नाम बदलने से आपका बेसिक नहीं बदल जाएगा, बेसिक वही है जो पहले था अब भी है। ठीक है। अब ये यहाँ वाला जो मशीनें थी या इंसान थे, लोकल था तो जोड़ दिया, नहीं तो मेन एक्सचेंज भेज दिया। इसने कहा अच्छा ये हमारे ही शहर का जो अनुराग जी ने नंबर मिलाया है निपुण जी का है, और शहर के दूसरे स्विच में है, तो भैया वहां भेज देगा उस स्विच में। अच्छा हमारे स्विच में दे विल बी जोड़, इसको बोलते थे एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये तो हो गया विद इन शहर। अब बात आता है, अब मुद्दे की बात आती है, अब शहर ही बदल जाए। अनुराग जी रहते हैं गाजियाबाद में, ठीक है, निपुण जी रहते हैं मेरठ में,
अब दो अलग अलग शहर में रहने लगे, अब दोनों एक दूसरे को नंबर मिला रहे हैं, ठीक है, उस केस का पाथ क्या होगा? और ये पाथ आपको हैरानी होगी, आज हमारे देश में मोदी साहब हैं और रूल कौन सा फॉलो करते हैं? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885। नो डाउट किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने भले अपने पर्पस के लिए बनाया, उन्होंने इंडिया को 4 भागों में बांटा, NTR, WTR, STR, ETR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया है वो आज के इंडियन मैप के हिसाब से है, नहीं तो पहले इनका जो ब्रिटिश का था, इसके अंदर पूरा पाकिस्तान आता था, अफगानिस्तान के कुछ एरिया आते थे और नेपाल आता था। लेकिन अभी जो डायग्राम है NTR का वो इंडियन है। हर एरिया के अंदर 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। इसके अंदर जो हमारा 2 हेडक्वार्टर बनाया गया था, इसको बोलते हैं दिल्ली और देहरादून। 2 हेडक्वार्टर हैं आज की भी डेट में, दिल्ली और देहरादून, ठीक है। WTR में भोपाल और मुंबई, आपका ETR में कोलकाता एंड गुवाहाटी, सदर्न में चेन्नई और आपका बेंगलोर है। ये आपका पूरा का पूरा एरिया डिफाइंड था, ठीक है। अब किसी ने सीधा मिला दिया, नार्दर्न से नार्दर्न मिला दिया, मैं आप यहीं पे, गाजियाबाद भी NTR में पड़ेगा, नो डाउट यूपी के अंदर है, मेरठ भी यूपी के अंदर ही पड़ेगा। तो अगर उस केस में मिलाते हैं तो उस केस में क्या होगा? ये आपका लोकल स्विच ने कहा, अगर ये अनुराग जी हैं गाजियाबाद में और नुपुंज जी मेरठ में नंबर मिला रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, एक शहर से दूसरे शहर को जो ऑप्टिकल फाइबर डाला गया है वो बाय डिफॉल्ट BSNL हैंडल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कभी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं दिया जाएगा। PPP मॉडल जरूर इंप्लीमेंट किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि हम सबकी जिंदगी इस मोबाइल फोन में है। अगर हमें प्राइवेट ऑपरेटर के हाथ में दे दिया, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे मोदी साहब को या हमारे जो भी प्रधानमंत्री जी हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन हम लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसीलिए BSNL एक पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी बनने जा रही है, जिसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी इस 15 अगस्त को होपफुल्ली की लाल किले के प्राचीर पे बोलने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो BSNL का 4G है वो बाय डिफॉल्ट 5G के बराबर है, उसका एक एक इक्विपमेंट स्वदेशी होगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि भाई अपने देश का अगर हर चीज हम प्राइवेट कर देंगे तो सब आपस में, जिसके पास नेटवर्क होगा वही तो सर्वे सर्वा हो जाएगा। इसलिए ये पहले भी नियम था, इस नियम को दोबारा से मजबूती दे दी गई है कि जो मेन लाइन है उसे कभी भी प्राइवेट हाथ में 100% डेडिकेटेड नहीं किया जाएगा। PPP मॉडल के तहत यूज करेंगे, अगर देना भी है तो वो, यानी कहने में। और बाई डिफॉल्ट आज की डेट में आप चाहे जियो यूज कर रहे हो, चाहे एयरटेल यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी यूज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं BSNL के मेन लाइन के कंट्रोल में रहता है वो, ठीक है। ये लोकल में आप कितना भी फाइबर डालो, घर में डालो, छत पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेन लाइन की बात आएगी, नेशनल लाइन की, बोलते हैं नोफन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रंक लाइन, अब शहर बदलेगा तो ये जो लाइन, ये तो लोकल ट्रांसमिशन हो गया, खूब बिछाया आपने, फाइबर भी देखा होगा, जियो ने भी खूब बिछाया, एयरटेल ने बिछाया, टाटा ने बिछाया, ये कुछ भी बिछाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारे शहर में डीटेक्स है, वैसे ही मेरठ में भी डीटेक्स है और सीधा सीधा है। तो जो अनुराग जी ने फोन नुपुंज जी को मिलाया, शहर आपका एरिया अलग है लेकिन NTR में है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट आज की डेट में लगभग 100% कह सकते हो। कुछ ही एरिया है जहाँ पे फाइबर नहीं डाल सकते, जो मैडम की बात थी बिल्कुल एक्यूरेट भी है कि जहाँ पे हम फाइबर नहीं डाल सकते वहां पे हम, नो डाउट कि वहां पे हम माइक्रोवेव टावर या सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल फाइबर जाएगा, ये हमारे NTR कंट्रोल में है, और उस शहर का डीटेक्स में चला गया मेरठ के, और मेरठ का जो लोकल अरेंजमेंट है बिल्कुल लोकल ट्रांसमिशन की मदद से, लोकल स्विच एक्सचेंज, और दे विल बी करंट। ये हमारा आपका पूरा का पूरा नेटवर्क हो गया, ये रियल नेटवर्क है। अब एक चीज और, अब इसमें समस्या क्या हुई? ये थी लैंडलाइन की बात। लैंडलाइन में सबसे बड़ी समस्या क्या आई? सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जब हम यहाँ से यहाँ तक हम फोन दे रहे थे, हर एक घरों में एक वायर देना पड़ रहा था। तो आपको याद होगा, अरे BSNL की लाइन 6-6 महीने नहीं मिल रही, भाई कापर वायर पड़ा होगा तभी तो देंगे टेलीफोन, ठीक है। तो फिर इस, आपको अभी भी याद होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि पहले बड़ा 6 महीने में टेलीफोन नहीं मिलता, साल साल भरोसा वेटिंग चल रहा है, ये आपने सुना होगा, नो डाउट, ठीक है। उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। उसका कारण यह है कि पहले जब तक वायर नहीं पड़ेगा तब तक हम आपको टेलीफोन दे ही नहीं सकते, तो जितना वायर उतना हम टेलीफोन दे सकते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि वायर डालने के झंझट से मुक्त हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसकी जगह पे नई व्यवस्था करी, मोबाइल कम्युनिकेशन CDMA टेक्नोलॉजी लाए। सब कुछ वही है,
केवल एक चीज बदली गई, वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा दूं। लैंडलाइन मोबाइल देयर इज नो डिफरेंस, नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती हैं, नाम बदलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीजें हैं बेसिक हमेशा ऑलवेज वही रहेगा। जैसे कि पहले क्या था, ये लैंडलाइन था, अब जो एमडीएफ का नाम था, अगर मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करें तो उसका नाम हमने बीएससी रख दिया, जो स्विच था उसका नाम हमने एमएससी रख दिया, ठीक है, और जो आपका मेन था डीटैक्स, इसको जीएमएससी जो मैडम अभी बोल रही थी, ठीक है, मोबाइल के केस में लाइन वही है, सब कुछ वही है। अगर अब उसने सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने कि भैया ये वायर ना बिछाना पड़े, तो हमने सबसे पहले इसको रिप्लेस कर दिया, टावर लगा दिया और मोबाइल जोड़ दिया। तो अब अभी जो नियर बाई टावर से जो जुड़े हैं, एक टावर अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं, ये आपके बुक्स में है, आप पढ़ सकते हो, इसमें मैं मुझे टेक्निकली नहीं जाना है, आप यू कैन डू इट। लेकिन उस समय जब हमने फर्स्ट टाइम लगाया था तो 1024 कस्टमर एक सिंगल टावर से आप कनेक्ट हो सकते थे। तो भैया ये जो वायर डालने की समस्या थी खत्म हो गई, और ये जो दूरी थी 1 से लेके 135 अभी लिखा था ना 123 किलोमीटर, उतने किलोमीटर तक मूव कर सकता था। डिपेंड करता था कि टावर के नियर बाई पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, क्योंकि ये जो सिग्नल स्ट्रेंथ होते हैं उसके फैक्टर इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि टावर के नियर बाई कितने लोग रहते हैं, इस बात पे भी, हाइट पे भी नियर बाई कितने लोग रहते हैं। ये टेक्निकल जानकारी है, उसको आपको अपने बुक्स में भी हैंड आउट भी बने हुए, वो सारे आप जान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीएससी क्या करेगा, जितने भी टावर जुड़े होंगे उनको सबको इकट्ठा करके, एमएससी लोकल है तो यहीं रिटर्न मार देगा, नहीं है तो फिर यहीं से मूव करते हुए डीटैक्स लाइन वही है, सबकी लाइन वही है आपकी, घूमते फिरते फिर वहीं पे जाएगा, ठीक है। लैंडलाइन और मोबाइल में भी यही रह गया। अब हमने सवाल पूछा था दूसरे साइड मोबाइल भी, तो यही हो गया, ठीक है। तो लैंडलाइन मोबाइल देयर इज नो डिफरेंट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, आप बहुत अच्छे समय में है कि मेरी जब नौकरी लगी थी तब तो ना तो कोई इंटरनेट था, ना ही किसी के पास अपना कोई मोबाइल फोन था। तो भैया मेरी तो पोस्टिंग कर दी बड़ौत बागपत में, बागपत आप में से हो सकता है कोई जानता हो या रहता भी हो, तो बड़ौत बागपत में सन 1999 1999, ठीक है। और मैं उस समय एसी भी लगाना बड़ा मुश्किल काम था, तो मैं यहाँ सोता था स्विच रूम में। पहली बार नौकरी लगी, नया नया था, शादी हुई नहीं थी, तनख्वाह आ रहे थे, 3 गाड़ियां मेरे पास थी, पुलिस प्रोटेक्शन थे, तो मैं यहीं सोया करता था, ठीक है। कोई सिनेमा और उसमें मूवी भी नहीं लगती थी कि हर फ्राइडे को मूवी बदल जाए, तो टाइम पास कैसे हो, ठीक है। तो हम 5 लोग यहाँ पे पोस्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के लोगों की पोस्टिंग की जाती थी, डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होना भी बड़ा ऐसी है। एक तो डिपार्टमेंट में किसी के साथ वो हो गया हो, कोई रूल मिसकंडक्ट रूल लग गया हो, या किसी को पनिशमेंट मिल गया हो तो एज पनिशमेंट बोला जाता। दूसरा जो नए नए आते थे हम जैसे, जिन्हें नौकरी लग गई भी लगा दो कहीं भी नौकरी कर लेंगे, तो हम लोग चले गए थे घर से दूर रहने वाले। तो हमारा तो टाइम पास नहीं हो रहा था। जब 1 हफ्ता बीत गया ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, जा तो यहीं से रहा है ना, 99 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरा बुद्धि काम कर गया, मैंने यहाँ पे लाया और स्पीकर लगा दिया, और मेरे 2.5 साल का टर्नओवर कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चला मुझे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुछ सुनूंगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कोई मतलब मेरी बात कोई सुन रहा है। यहाँ पे केवल तभी परमिशन दी जाती थी जब पुलिस का वो आ जाता था, तभी। आसान नहीं है। और मोबाइल और लैंडलाइन में अभी ये मोबाइल ही तो है जो आप यूज कर रहे हैं, रास्ता वही है। अब मैं बाघा बॉर्डर के बारे में बात करता हूँ। बाघा बॉर्डर में अगर 2 लोग खड़े थे, अनुराग सर अभी कोई क्वेश्चन मन में तो पूछ लीजिए, अब हम बाघा बॉर्डर पे आ रहे हैं। हैव एनी क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है यस या नो? ये रियल स्ट्रक्चर है। आपकी आवाज नहीं आई, चलिए। अब मैं बाघा बॉर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ। बाघा बॉर्डर पे मैंने पूछा था कि आप बैठे हैं और आपके पड़ोसी बैठे हैं, ठीक है। अब आप बैठे हैं, आप एज ए इंडियन, आपके इंडियन टावर का सिग्नल आ रहा है, ठीक है। आपने पाकिस्तानी को नंबर मिलाया, ठीक है। टावर से निकट भाई जो भी लोकेशन होगा आप खुद सोच सकते हैं। बाघा बॉर्डर पे जो भी टेलीफोन एक्सचेंज है उसके स्विच ने कहा ये हमारा नहीं है, तो शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ लगा होगा? अमृतसर में, ये भी आप सोच सकते हैं। अमृतसर ने एनटीआर में आता है, और अमृतसर ने आइडेंटिफाई किया भैया ये मेरे एनटीआर का ही नहीं है, डायरेक्ट होता तो जुड़ा होता। तो फिर वो क्या बोलेगा, उस एनटीआर के अंदर जो टेलीकॉम रीजन है उसके अंदर 2 हेडक्वार्टर थे, दिल्ली या देहरादून, जो भी खाली होता वहां पे चला जाता। वो चला जाता, मान लो दिल्ली चला गया, दिल्ली ने आइडेंटिफाई किया कि ये नंबर तो इंडिया से बाहर का है, ठीक है, पाकिस्तान का है। तो फिर इंडिया से बाहर कोई भी कॉल जाती है बाय डिफॉल्ट वो पहुंचेगी मुंबई, कहीं भी जाए बाय डिफॉल्ट। पहले यही था, अभी भी बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट प्रेफरेंस इज द मुंबई।
क्योंकि लोड बढ़ गया है तो हमारे पास और इंटरनेशनल गेटवे बना दिए गए हैं। तो जहां से बाहर अब यहाँ पे समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है और मुंबई से कराची के बीच में, लेकिन वो रास्ता क्या है नॉर्मली हम लोग बंद करके रखते हैं, क्योंकि इस बाघा बॉर्डर पे ये जो बॉर्डर है हम ही जैसे लोग बैठे होते हैं ना, सोचते हैं यार कोई कल को कोई उंगली ना उठा दे, ठीक है, तो हम लोग बंद करके रखते हैं। जब खीर बिरयानी खानी हो तब खुली चालू करना हो तो बात अलग है, ठीक है। तो फिर हमारा पाथ कैसे हो, जब ये रास्ता बंद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है? फिर जो कम्युनिकेशन होता है समुद्र से निकलेगा चेन्नई होते हुए, फिर दूसरे ये हमारा जो रूट है इससे वेस्ट की तरफ मूवमेंट है, आपका यहाँ चेन्नई सिंगापुर होते हुए हांगकांग होते हुए पूरा का पूरा उधर निकलेगा, अमेरिका में एंट्री मारेगा, लोकल भी जो भी उनका अरेंजमेंट है, फिर समुद्र में होते हुए पूरा ब्रिटेन तक की लाइन बिछी गई है। ये पूरा घूमते फिरते लाल सागर से होते हुए आपका अफगानिस्तान, दुबई से अफगानिस्तान में एंट्री करेगा, पाकिस्तान में एंट्री करेगा, फिर उनका भी लोकल अरेंजमेंट वैसा ही है। बाघा बॉर्डर पे बैठे थे, एक इंडियन ने हाय बोला, पूरी दुनिया घूम के आ गया विद इन ए सेकेंड। टाइम बहुत फास्ट होता है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन पूरा पाथ, इसीलिए पुराने जमाने में लोग क्वेश्चन पूछते थे कि यार अमेरिका नंबर मिलाओ तो सस्ता होता है, पाकिस्तान का नंबर मिलाओ तो महंगा होता है। होपफुली इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा। पूरे समुद्र में भी ऑप्टिकल फाइबर फ्यूचर, आपका पूरा डाटा समुद्र के अंदर है, क्योंकि समुद्र में जगह जगह बेस स्टेशन बना दिए गए हैं, डेटा सेंटर बना दिए गए हैं, क्योंकि समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है। कोई क्वेश्चन अभी आपके मन में हो, हैप्पीली आउट, एनी कोई डाउट? ये रियल स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का। मोबाइल लैंडलाइन का भी डिफरेंस समझ में होगा। अब सिर्फ क्या हुआ, हैंडसेट ही तो बदल रहे हैं, नेटवर्क आपका बिल्कुल ऐसे ही पहला। हाँ, इस नेटवर्क को चलाने के लिए जितने आसानी से मैंने बताया उतने ही कठिन है इसको मैनेज करना। इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गया तो नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हम लोग इसको बात करते हैं। एक काम करते हैं, एक मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ जो रियल स्ट्रक्चर का वीडियो है, इसमें आप लोग इसको देखें। एनी कोई क्वेश्चन? अनुराग सर आप हैं या चले गए? आपकी आवाज नहीं आई। नुपुन सर, आप लोग अगर सभी लोग इंटरेक्ट होंगे ना तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, उस हिसाब से मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं लगता जब सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता, इंटरेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत वो होता है पूरा। और कोई चीज़ ऐसी लगे कि आपको ये जानकारी है तो उस चीज़ को आप लोग पास करवा सकते हैं। अभी मैंने आपके सवालों से ही मैंने बताने की कोशिश की है। एक मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो हमारे अंडर सी केबल्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये आप वीडियोस को देखिए, ये आपको अभी दिखाते हैं। एनी को क्वेश्चंस? यस मैम, अनुपमा मैम, आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, एक मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट सॉरी, ये कोई और लग गया। ये इसके बारे में पहले से कोई आइडिया था आप लोगों को? हैव यू एनी आइडिया अबाउट बिफोर दिस? ये आपका 80, यस, ये रियल स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग पूरा देखिएगा। और ये जो पूरा
ओके। मैं ये बोल रहा था कि 96% जो आज का वो है कम्युनिकेशन है, अब ऑप्टिकल फाइबर से थोड़ा हट रहे हैं, क्योंकि अब ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कितना आसान नहीं है। जो आपका सैटेलाइट है वो भी इतना आसान नहीं है उसको करना, वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो 6G है उसमें इस चीज़ का प्रोविजन करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस आ जाए। अभी सैटेलाइट का मैम ने एक तो आइडिया दिया कि जहाँ पे नहीं डाल सकते हैं तो कुछ ऐसे कुछ जगह डाल भी सकते हैं, तो ऐसे भी एरिया है लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है? नेपाल है, जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं है, उन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। और मंगोलिया है। मंगोलिया, इंडिया का जो मंगोलिया से जो कम्युनिकेशन होता है वो सैटेलाइट के थ्रू होता है, ठीक है। और या बाया रसिया होता है, लेकिन रसिया भी उतना इम्पोर्टेंट, मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन जो इस मामले में उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लैंड लॉक कंट्री है उन कंट्री के अभी कम्युनिकेशन हमारे सैटेलाइट से शुरू किए गए हैं। समुद्र के किनारे जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो सैटेलाइट से। अदरवाइज ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ गई कि दुनिया का जो कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर से ही अभी चल रहा है। और ये रियल स्ट्रक्चर वायरलेस केवल कहाँ है? आप अपने मोबाइल से नियर बाई टावर तक है। अनुपम मैम, आप समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ सर, मेरे को एक्चुअली थोड़ा आइडिया है इन चीजों का, तो हाँ, इसलिए मेरे को इसीलिए मैंने पता आपसे पूछा है, था। इसीलिए मैंने आपसे पूछा है, ठीक है ना। अब आप इसको, यस और सर। ये आपको मैंने रियल स्ट्रक्चर बता दिया, तो इसके रियल स्ट्रक्चर का आप अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का इसका फायदा उठाइए और बच्चों को भी पढ़ाइए और अपने रिसर्च में भी इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम यस सर। नए नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, अब आएंगे। नया नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, इस चीजों को माइग्रेट किया आज के जमाने का आईटी कम्युनिकेशन में। ये हमारा टेलीकॉम का बात है और ये सारे चीज लाइव है, कोई चीज ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी तक आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। तो जो नया नेटवर्क है उस पर भी हम बात करेंगे। अब आप भी बताइए, 1.5 घंटे का सेशन ही रखें हम लोग या क्योंकि इससे बढ़ाएं आगे? आप जैसा कहें, टाइम के हिसाब से आप पहले डिसाइड करिए, उसके बाद हमें बताइए। चलते चलते एक सवाल पूछूंगा आप लोग पहले। अनुराग सर, आप बताइए पहले, पूरे बैच की तरफ से कोई ना कोई कुछ बताएगा ना डिसाइड करके कि मुझे करना क्या है। और ये जितने भी मैं सेशन कर रहा हूँ इसका रिकॉर्डिंग भी दूंगा, और अभी LMS पोर्टल पे हमारे जो नीरज सर हैं वो आपको पूरा का पूरा इसी रिकॉर्डिंग को, इवन वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और वहाँ पे सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। मैम, अभी आपने बार बार राउटर बोल रहे थे, तो मैं एक सवाल पूछूंगा उसी पे। आप लोगों में से कितने लोगों ने राउटर देखा है? सर मैंने देखा है। कहाँ पे देखा है? सर मेरी एक्चुअल में BL में भी ट्रेनिंग हो चुकी है, MTNL में भी हो चुकी है, तो आपने देखा है? हाँ, इसलिए मैंने स्विचेस, राउटर्स, मतलब पूरी कम्युनिकेशन मैंने देख रखी है। ठीक है, आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों से पूछूं, बाकी रिमेनिंग पार्टिसिपेंट? अनुकृति मैडम, अनुराग सर, अनुराग गोयल सर, दो अलग अलग हैं एक ही हैं सर? अलग अलग है सर, अलग अलग है। अच्छा, तो आपने देखा सर राउटर? सर जी सर, एक स्विचिंग स्टेशन देखा है सर, द्वारका में देखा था सर। बीटेक ओके, के टाइम पर ट्रेनिंग की थी सर MTNL में, तब देखा था सर। अच्छा ठीक, कोई स्विचिंग कंफ्यूजन तो स्टेशन नहीं है? देखा था सर। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, घर में जो लगा होता है वो क्या होता है? घर में तो राउटर होता है सर बस। देखो, इसीलिए इसीलिए मैंने पूछने का मतलब अर्थ यही था। सर एक चीज बताओ, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक चीज बताओ, राउटर का दूसरा नाम क्या होता है? अनुपमा मैडम, आर यू नो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द राउटर? सर कंप्यूटर अभी साइंस। याद नहीं आ रहा, मतलब पहले। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द राउटर? राउटर का दूसरा नाम क्या है? अभी आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरी, जो मुझे लग रहा है आ रही होनी चाहिए। अनुराग सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर। हाँ, आपकी आवाज बहुत क्लियर है। अच्छा, आप राउटर तो आपने पुराना बताया, राउटर का कोई दूसरा नाम भी है, आपने देखा है? कंप्यूटर साइंस क्या है ना आप तो? नहीं सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ सर। अच्छा, कंप्यूटर वाले कहाँ गए सर वो? ये कंप्यूटर वाले से पूछ रहा हूँ स्पेशली। मॉडेम बोलते हैं सर। मॉडेम एक अलग डिवाइस होगी। देखिए, टाइगर बिस्किट आपने सुना सर? टाइगर बिस्किट तो बहुत कॉमन नेम है ना, जनरल पूछने समझने के लिए।
अच्छा मैं आपसे पूछूं कि टाइगर बिस्किट में आपने कभी कभी खाया होगा, तो मेरा सिंपल बचपन वाला सवाल है, क्या टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रहे हो बिस्किट खा रहे हो सर? बिस्किट खा रहे हैं टाइगर क्या है सर? सर। ब्रांड नेम है सर। ब्रांड नेम, कंपनी नेम वही है ना? ठीक है। जी। तो अभी आपने बोला जो घर में देखा है, बेसिकली क्या है वो? राउटर वाईफाई है, राउटर मॉडेम है, राउटर स्विच है। राउटर इज जस्ट ओके। लाइक, यस अगेन मैं, राउटर इज जस्ट लाइक टाइगर। राउटर का एक दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। इसीलिए मैं पूछा, बहुत सारे लोग पता नहीं होता। अगर आपके पास राउटर है, उस राउटर के अंदर आप एक कीबोर्ड मॉनिटर सब लगा देंगे तो एक मिनी सुपर कंप्यूटर की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट शक नहीं। कहने का मतलब अगर सिंपल कंप्यूटर पे जो भी काम कर सकते हैं, मिनी सुपर बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल कंप्यूटर पे जो भी, उससे कई गुना बेहतर काम करेंगे, नो डाउट। ठीक है। राउटर का काम भले हम एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं, अलग बात है। अब घर पे जो वाईफाई लगा है, राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी, इसलिए हमने उसको राउटर वाईफाई बोल दिया। और शुरू में मैंने बोला था ना, हिंदुस्तानियों की आदत होती है आधा सब खा के पी जाना। वाईफाई शब्द गायब कर दिया, खाली राउटर बोल दिया। ठीक है। मॉडम गायब कर दिया, राउटर लगा है। जबकि मॉडम लगा है, राउटर मॉडम है। पहले केवल मॉडम आते थे, बाद में राउटर को, चूंकि सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रांग हो गए कि हम अपने डिवाइसों के अंदर वो सारे फीचर एज ए सॉफ्टवेयर इनबिल्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी कोई क्वेश्चन आपको, किसी को सवाल पूछना है तो पूछें, वरना आज का सेशन ओवर करते हैं और कल हम लोग ठीक है 11 बजे फिर से मिलेंगे इस सेशन में। और थोड़ा सा मैं नीरज सर से डिस्कस कर लेता हूँ। आप सभी के, मेरे पास 19 की लिस्ट आ गई है, तो उसका एक यूजर नेम, एक पासवर्ड मैं क्रिएट कर दूंगा। उसमें कल नीरज सर पहले आपको पूरा बताएंगे कि उस पोर्टल पे, उसका वही इसलिए दे रहा हूँ कि उस पर सारा डॉक्यूमेंट से लेकर हर चीज हमारी, LMS पोर्टल बोलते हैं उसको, लर्निंग मैनेजमेंट। आई गार्ड पोर्टल का नाम आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने चालू किया है। वो पोर्टल उसी से प्रेरित है। उसी मतलब सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था, फिर इसको पूरे इंडिया के अंदर आई गार्ड पोर्टल अपने सुना। मैं ऐसा करता हूँ, दिखा देता हूँ। ये सोचिए, छोटा सा काम किया हुआ हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। आई गार्ड, आप यहाँ से कुछ भी सकते हैं। आई गार्ड कर्मयोगी पोर्टल है ये हमारा। ठीक है। ये पोर्टल जो है हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था, तो फिर हमने अपना एक सेपरेट पोर्टल भी बनाया है। ठीक है। इस पोर्टल के अंदर सभी लोग लॉगिन रजिस्टर करके जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे, जो मेरे वीडियो हैं सब कुछ आपको इस पे मिलेंगे। एवरीबडी वेल, पूरे भारत में आप कहीं भी पढ़ाएं, आपके कॉलेज को भी इससे जोड़ा जाएगा, सब जोड़ा जाएगा। फ्यूचर प्लान है सारे पाइपलाइन में, अगर नहीं जुड़ा है तो फ्यूचर में आने ही वाला है। पहले सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इनबिल्ड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। फिर बहुत ही जल्दी जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, एवरी विल गो ऑन दिस पोर्टल। ठीक है। तो ये पोर्टल से पहले हम लोगों ने एक पोर्टल डेवलप किया था और उसका हमने नाम रखा है onlinelttc.bsnl.co.in। इस पोर्टल में हम आपको एज ए प्रैक्टिकली जो भी मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, या जो भी हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग इसी पोर्टल पे शेयर करेंगे। तो इसका जो भी यूज कैसे किया जाना है, ये मैं नीरज सर का सेशन कल मैं कराता हूँ। मैं अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग जुड़े, ज्यादा रहें तो ज्यादा। मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं खींचूंगा आपको, अगर, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 घंटे से ज्यादा बैठना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। 1.5 घंटा थोड़ा सा माइंड शांत रहता है, अगर वो फोकस करके 1.5 घंटे हम लोग उस पर करेंगे तो कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। और आप हमसे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाइए। और आप भी के पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, आप भी कुछ बताना चाहे तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि एकेडमिया से हम नहीं जुड़े हैं। एकेडमिया में क्या चल रहा है, जब हम वहाँ जाते हैं तो पता चलता है। जब मुझे बुलाया जाता है कि आप आइए वहाँ पे ट्रेनिंग दीजिए, तब वहाँ पे लड़के सवाल करते हैं, तब कई सवालों का जवाब तो मैं दे पाता हूँ। कई सवाल मुझे भी हैरानी करती है कि सवाल तो मैंने अभी सुना नहीं है। ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि ये जो गैपिंग जो है, दूरी है, उसको कम करने का एक प्रयास है सभी का। और आप लोग इसमें जुड़े हैं, चाहे प्रेशर में जुड़े हों चाहे मन से जुड़े हों, वो आपकी अपनी वो चॉइस है। और आज के सेशन के बारे में आपको कैसा लगा वो भी आप जरूर इसमें चैट में लिख दीजिएगा। और कल हम लोग ठीक 11 बजे मिलते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली ऑल ज्वाइन एट 11 AM टुमारो। इसके पहले कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अनुराग सर, आप अपने पूरे बैच में से एक लाइजिंग ऑफिसर कोई होगा ढूंढ लेंगे, या पता मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो आज एकदम से बोल दिया तो मैं क्लास लेना शुरू कर दिया। और मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया, इसमें आपको लगता है कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारा लेवल हाई होता चला जाएगा। नहीं सर, आई फील कि बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था, और मुझे लगता है कि इंटरेक्टिव था इसलिए सर सब लोग एक्टिव भी थे और जुड़े रहे। सो सर मतलब
if anybody has any doubt, please, मतलब they are free to ask. Otherwise, sir, it was Okay. fine for me. It was very fine for me. I guess बाकी एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं सर, उनके लिए तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा. बट इन केस, हाँ, अगर कोई दूसरी ब्रांच का है एंड इफ समबडी हैज एनी डाउट, प्लीज. क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था सर. जी जी सर, जी सर. लेकिन जब मुझे डाल दिया ना कि आप आईटी में काम करोगे, पहली बार तो मुझे शौक लग गया कि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का करूंगा क्या, मुझे तो कंप्यूटर ही नहीं चलाने आता. मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने अपने इंजीनियरिंग में, हमारे टाइम में पास्कल लैंग्वेज होती थी, ठीक है, कंप्यूटर लैब के नाम पे बस नाम के लिए गया था, और एक ही सब्जेक्ट था मेरे पास में, पास्कल लैंग्वेज और कंप्यूटर बेसिक, और उसके बाद लैब के नाम पे बस, ये पूरे हमारे इंजीनियरिंग. और हम लोगों ने जब पढ़ते थे ना तो हम उसको ऐसे पढ़े ही नहीं, ठीक है. जब फील्ड में आए तो ऐसा सदमा लगा कि हमने, क्योंकि पहले हमारी जो तनख्वाह मिलती थी मैनुअली, फिर बैंक में आई, फिर मैंने उसको ऑनलाइन किया, वो सब काम मैंने प्रैक्टिकली करते करते करते, और आज मुझे बड़े खुशी है कि मैं आज इंटरनेशनल साइबर फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनर हूँ. ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है. लेकिन इतने साल पढ़ाने के बाद एक चीज समझ में आएगी, जब बेसिक हम लोग की सबकी बड़ी कमी क्या है, जो पुराने लोग हैं, जैसे आप लोग भी उतना पुराने तो नहीं, लेकिन पुराने में आप भी काउंट होंगे, हम लोग वो चीज अभी तक जो हमने, जो ट्रांजिशन हुआ ना पुराने से नए में कैसे बहुत फास्ट, वो चीज हमने फोकस नहीं किया. नॉलेज है लेकिन उसको कैसे ट्रांजेक्ट हुआ वो चीज नहीं. जैसे अभी हमने डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे, सब 1 by 1 आया है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश नहीं की कभी भी, ठीक है. तो वो मुझे कई बार लगता है, मैं बता भी देता हूँ, क्योंकि मुझे यही बोला कि फील्ड में जैसा आप है उसी तरह से बताइए आपको. बाकी इससे संबंधित जो मैंने अभी समुद्र में जो केबल फैली थी, उससे संबंधित जो भी पीपीटी है, जो भी मटेरियल, आई विल शेयर एवरीथिंग फॉर यू. आप सभी के लिए शेयर करूंगा, आपके माध्यम से स्टूडेंट को भी जाएगा और आपको भी फायदा मिलेगा. जी सर, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. है ना. तो ठीक है, फिर आज के लिए ओवर करते हैं. धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए, और आपको अगली 10 से 15 मिनट में इसकी रिकॉर्डिंग सेशन मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा. थैंक फॉर टुडे. ठीक है, थैंक यू सर.